हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। मैं अक्षय शर्मा आपका आज स्वागत करता हूं हमारे क्लास 11th लेक्चर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 1 यानी कि नाम है उसका सेट्स। ओके, तो अभी तक हमने यहाँ पर से 3 लेक्चर्स सर हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब हमारा लेक्चर नंबर कौन सा, ये 4th होने वाला है। प्रीवियस लेक्चर अगर आपने नहीं देखा तो भाई जाकर देख लीजिए। क्या कर रहे हो आप, जाओगे तो समझ में आ जाएगा आपको कि हमने लेक्चर नंबर जो प्रीवियस था 3rd, उसमें हमने क्या बात करी थी। हमने बात करी थी ऑपरेशन ऑफ सेट्स या फिर एलजेब्रा ऑफ सेट। तो सेट के ऊपर हमने क्या लगाए थे, एलजेब्रा मतलब समझ रहे हो ना आप उनको, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, सिमेट्रिक डिफरेंस, ऐसे जितने भी ऑपरेशंस बनते हैं हमने सारे के सारे लगाए थे उनके ऊपर। और हमने समझा था डिटेल के अंदर, और साथ में हमने क्वेश्चंस करे थे एज यूजुअल, इलस्ट्रेशंस। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम यहाँ पर से उन चीज़ों को फर्दर आगे लेके चलेंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर से बिल्कुल कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, यानी उसके ऊपर कुछ एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स होते हैं जो कि बहुत काम आते हैं, डे टू डे लाइफ में, एप्लीकेशंस में बहुत काम आने वाले हैं। तो आज हम बिल्कुल ये पढ़ेंगे जो आप देख सकते हो मेरे पीछे, बिल्कुल आपको दिख रहा होगा। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हम पढ़ेंगे कहाँ पर, ऑन द कार्डियल नंबर ऑफ सेट के ऊपर बेस पढ़ेंगे। और साथ में इलस्ट्रेशन बिल्कुल करेंगे ताकि आपका और मेरा एकदम भला हो जाए, क्योंकि मेरा भला कब होगा, जब आपका भला होगा। और आपको समझ में आ गया तो मैं खुश हूँ एकदम। ठीक है, तो बिना देरी के शुरू करते हैं हमारे स्टार्टिंग। अब देखो, हमने जो प्रीवियस लेक्चर पढ़ा था, अगर आपने नहीं देखा है तो छोटी छोटी बातें रिकॉल कर लेते हैं। अब छोटी छोटी कौन सी बातें हैं, तो 2 ही बातें हैं। हमने उसके अंदर मेनली जो फोकस था, वेन डायग्राम समझे थे, सारे सारे ऑपरेशंस। अब वेन डायग्राम क्या था सर, वेन डायग्राम जो था, क्योंकि हमारे जीवन में जो सेट आए ना, वो सेट थे मैथ्स के अंदर। अब सेट को विजुअलाइज करने के लिए हमने सोचा कि यार कोई तरीका सोचा जाए। तो कौन सा तरीका सोचा गया, तो वेन डायग्राम्स हमारे पास थोड़ा सा आपको फील करने में हेल्प करते हैं। और फील क्या करना है आपको, ऑब्वियस सी बात है, इसके अंदर आपको सेट को फील करना है कि सेट कहाँ पर है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर से वेन डायग्राम के अंदर ना, वेन डायग्राम के अंदर हमने क्या करा कि यूनिवर्स जो होता है उसके अंदर हमें, तो यूनिवर्स अपने आप में यूनिवर्सल सेट है और हम जो है उसके क्या है, सबसेट है। तो यानी कि हमारा जो रेक्टेंगुलर रीजन है सर, इसको हमने क्या बताया, ये जो हमारा रेक्टेंगुलर रीजन है ये आपका बन गया है यूनिवर्स, यानी कि यूनिवर्सल सेट। इसको आप म्यू से नोट करते हो, छोटा म्यू है ना। ओके, उसके बाद जो बाकी भी जो सेट होंगे ना, सारे इसके अंदर आएंगे, वो सारे क्या बन जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, सबसेट। तो दोनों के दोनों सबसेट हैं, यानी सर्कुलर रीजन से हमने सबसेट को नोट करा था। अब मान लो कि ये अपने आप में ए है और ये अपने आप में दूसरा क्या नाम है इसका, बी। तो ए और बी अपने आप में 2 सेट हो गए हैं, जो कि कहीं ना कहीं इसके यूनिवर्सल सेट के सबसेट हो गए। और हमने जो है समझा था इस वेन डायग्राम का यूज करके ऑपरेशन ऑफ सेट, यानी सेट के जो ऑपरेशन लगे। तो याद कर ले, थोड़ा थोड़ा सा फटाफट से क्विक रिकॉल करते हैं। पहला नंबर क्या था सर, पहला नंबर था हमारा ए यूनियन बी। पहला जो था, एक काम करते हैं, थोड़ा इंग्लिश में लिख के चलते हैं। हमारा जो पहला ऑपरेशन है उसका नाम है यूनियन। यूनियन का मतलब होता है यूनाइट करना, मिलाना। यानी उसको हमने कैसे लिखा था, तो वो था हमारा ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में कौन सा रीजन था, ए यूनियन बी का मतलब क्या था, ऐसे एलिमेंट जो आइदर इन ए और इन बी और इन बोथ। यानी अगर मैं आपसे बोलूं कि ये रीजन जो है वो ए में भी आ रहा है, बी में भी आ रहा है, और ये रीजन जो है दोनों में आ रहा है, तो पूरा रीजन जो है आपका ए यूनियन बी को डिनोट करता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दूसरा नंबर है, कौन सा सर, दूसरा नंबर था हमारा इंटरसेक्शन। कौन सा है, इंटरसेक्शन। इसको हमने लिखा था ए इंटरसेक्शन बी। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि ऐसे एलिमेंट जो ए एंड बी में आए। तो इंटरसेक्शन का मतलब एंड, इसमें हम बोलते हैं और। तो ए एंड बी का मतलब है कि ए में भी आए और बी में भी आना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर से वो रीजन कौन सा होगा, ऐसा एलिमेंट जो दोनों में आ रहा हो। ठीक है, मेनली अगर यहाँ पे 3 आएंगे तो तीनों में आएगा, 4 आएगा चारों में आएगा, सब में आना चाहिए, ए भी आएगा और बी भी आएगा ना। ठीक है, तो यानी यहाँ पर से हम लोगों ने ये रीजन को क्या बोला है, इसको बोला है हमने ए इंटरसेक्शन बी। और इसका मतलब क्या होता है कि ऐसे एलिमेंट जो बोथ ए एंड बी में अकर कर रहे हैं। आ गई सर बात समझ में। उसके बाद हमने तीसरे नंबर की बात करते हैं, उसको मैं क्या बोल लेता हूं, उसको बोल लेते हैं हम डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट का मतलब है ए माइनस बी बोलू या बी माइनस ए बोलू, एक ही बात है। ठीक है, तो ए माइनस बी के रेफरेंस में बोलू तो बोलूंगा कि ए में से बी माइनस कर रहे हैं, मतलब बी के जितने भी एलिमेंट ए में आ रहे हैं ना उन सबको हटा दो। ठीक है, तो यानी कि ए में बी के ये एलिमेंट, क्योंकि ये जो रीजन है ना ये बी के अंदर भी आ रहा है, तो बी के ये वाला एलिमेंट हटा दूंगा ए में से। तो ए आपका दिख रहा है आपको, चांद दिखेगा, ये चांद दिखा। ठीक है, तो अगर मैं बोलूंगा कि ये रीजन कौन सा होगा, तो ये आपका हो जाएगा बी में से ए हटा दो, यानी बी माइनस ए। तो सर मैं आपको बोल रहा हूं कि ये रीजन को हम क्या बोल रहे हैं, ए माइनस बी।
इस रीजन को हम क्या बोल रहे हैं, बी माइनस ए। ओके, आगे बात समझ में। अब जो ए माइनस बी है, इसका मतलब समझ गए आप कि ऐसे एलिमेंट्स जो ओनली इन किस में आ रहे हैं, ए के अंदर, यानी सिर्फ ए में आएंगे। और यहां पर बोलूंगा तो बोलूंगा ओनली इन बी। ध्यान से समझना थोड़ा इंग्लिश को, कि सिर्फ ए के अंदर आ रहे हैं तो ए माइनस बी है, और सिर्फ बी में है तो बी माइनस ए। ओके, इसको और भी तरीके से लिखा था सर हमने, इसको हमने और कैसे लिखा था, इसको बोलते हैं ए, अभी मैं थोड़ा सा एक काम करता हूँ, इसको रोक के चलता हूँ, मैं कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ, फिर समझाता हूँ आपको। तो 4 नंबर का आपका आ गया कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट इवेंट्स क्या थे, मतलब कॉम्प्लीमेंट इवेंट्स को बोल रहा हूँ, कॉम्प्लीमेंट क्या था, है ना। तो कॉम्प्लीमेंट जो था वो था कि अगर कोई सेट ए है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो हम इसको बोलते हैं ए के ऊपर डैश लगा दो, या फिर ए के ऊपर क्या लगा दो, सी। मतलब ऐसे एलिमेंट, अगर मैं बोल रहा हूँ ए का कॉम्प्लीमेंट बताओ, तो ए के जो भी एलिमेंट है ना वो उस सेट में नहीं होंगे, वो यूनिवर्सल सेट में से आप ए के एलिमेंट हटा दो तो आपका क्या बन जाएगा, कॉम्प्लीमेंट इवेंट। मतलब कुल मिला के ये सोचो कि इसका मीनिंग हो रहा है नॉट ए, मतलब ए नहीं आएगा। ए डैश का मतलब क्या है, ए नहीं आएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ए नहीं आएगा, तो सोचो ए आएगा, वो ये रीजन है, दिख रहा है सबको। उसके बाद ए नहीं आएगा तो कौन सा रीजन आएगा, ये बाहर वाला जहां पर ए आपका नहीं दिख रहा है पूरा। समझ में आ गया आपको बात। तो इसको हमने बेसिक सी बात है ये लिखा था ऐसे, म्यू में से माइनस कर दो, म्यू मतलब यूनिवर्सल में से आपका ए सेट माइनस कर दोगे तो बाहर का रीजन आ जाए। क्लियर है क्या। अब इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, ए माइनस बी को आप लिख लो, देखो इसमें ए आ रहा है बट बी नहीं आ रहा, तो बी डैश का मतलब क्या है, बी नहीं आ रहा। ऐसे मैं इसको लिख सकता हूं कि इसमें कौन आ रहा है, इसमें आएगा सिर्फ बी, लेकिन कौन नहीं आएगा, ए नहीं आएगा। तो समझ गए आप डैश का मतलब क्या है, कि मैं कह रहा हूं कि बी आ रहा है आजा, ए नहीं आ रहा तो क्या लगा जा, उस पर डैश लगा जा। ठीक है, आगे बात समझ में, तो इसको हम ऐसे ऐसे लिखते हैं। अच्छा, उसके बाद और क्या बात है, तो मैं आपसे पूछूं ये रीजन बताओ सर मुझे। तो इस रीजन को हमने क्या बोला कि ये वाला रीजन जो है ना, इसको हम बोलते हैं नाइदर इन ए नॉर इन बी, यानी तो ना तो ए में आ रहा है ना किस में आ रहा है, बी में आ रहा है। इस रीजन को आप ये बोल रहे हो। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, ना तो ए आएगा और ना बी आएगा। ठीक है, ना तो ए आएगा ना बी आएगा। ओके, अच्छा इस चीज को हमने एक डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा था, डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या था कि अगर ए का डैश इंटरसेक्शन बी का डैश है तो आप इसको यूनियन करके होल पर डैश लगा सकते हो। ये पहला था। और दूसरा क्या था कि अगर मैं ए का डैश यूनियन बी का डैश करूंगा तो आप होल पर डैश लगा दोगे, पर यूनियन का क्या बना दोगे सर, इंटरसेक्शन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डी मॉर्गन्स लॉ, बहुत काम आता है। तो अगर मैं इस चीज के लिए बात कर रहा हूँ तो इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, उसके बाद खास चीज ये है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि सर ए यूनियन बी का डैश कर रहे हो आप, तो वो बेसिकली मतलब क्या होगा कि आप यहां से म्यू में से, समझ रहे हो ना, देखो ये ए यूनियन बी अपने आप में सेट ए है ऐसा मान लो, तो आप क्या करोगे, यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी को आप हटा दो। तो अपने आप में याद रखना कि सिर्फ ए डैश का मतलब म्यू माइनस ए नहीं होता। डैश के नीचे जो भी आपका क्या आएगा, कोई ना कोई सेट, वो शक्ल ए यूनियन बी यूनियन सी कुछ भी हो सकता है, तो उसको आप म्यू में से अंदर का सेट माइनस कर दो, डैश हटा के। समझ में आ गई आपको ये चीजें, ध्यान से समझने की जरूरत है। तो मेनली यही थी। एक और था आपका सिमेट्रिक डिफरेंस था। 5वां नंबर को मैं कहाँ लिखूँ, यहाँ पे लिख देता है इधर। आपका एक था सिमेट्रिक डिफरेंस, ये भी हमने पढ़ा है। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या था सर, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या था, उसको बोलते हैं सर ए डेल्टा बी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ऐसे एलिमेंट जो एग्जैक्टली ए में हो या फिर बी में हो, मतलब सिर्फ या तो ए में होगा या बी में, दोनों में नहीं होगा। तो यानी कि या तो ए में होगा या बी में होगा, दोनों में नहीं होगा। तो मतलब किस रीजन की बात कर रहा हूं मैं, इसकी और इसकी दोनों को मिला दो, वो बन जाएगा आपका क्या, ए डेल्टा बी। आ गई बात समझ में आपको। तो यानी कि एक तरह से इन दोनों का आप यूनियन कर दो, ए माइनस बी का यूनियन करोगे बी माइनस से, तो यही बन जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए माइनस बी यूनियन बी माइनस सी। ठीक है, ये भी लिख सकता हूँ। और एक और चीज लिख सकता हूँ, इसको मैं एक चीज और लिख सकता हूँ। वो चीज क्या है सर, वो ये चीज है कि आप इसको लिख सकते हो साथ में कि ए यूनियन बी है ना। देखो मुझे ए यूनियन बी का मतलब है मैंने पूरा उठा लिया, उसमें से आप ये वाला रीजन माइनस कर दो जिसमें दोनों आ रहे हैं, तो उसको हम क्या बोल देंगे, ए इंटरसेक्शन बी। तो हमने ये बातें थोड़ी थोड़ी सी रिकॉल कर ली हैं जिस प्रीवियस लेक्चर में जो बात करी थी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। याद रखना, ये कंफ्यूज मत होना इन रीजंस के लिए। बहुत आसान है यार, कुछ नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा।
तो अब आपको नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर का मतलब क्या था सर? कार्डिनल नंबर सबसे पहला पढ़ा है हमने फर्स्ट लेक्चर में, उसमें क्या होता है, उसका मतलब है कि एक ए सेट है, उसमें कितने एलिमेंट आ रहे हैं, तो वो नंबर ऑफ एलिमेंट को बताता है कार्डिनल नंबर। ठीक है, तो एन ऑफ ए ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब मान लो कि यहाँ पर से ए बी सी फाइनाइट सेट है, फाइनाइट में ही तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर सकते हो, और यू आपका फाइनाइट यूनिवर्सल सेट है। तो पहला जो है आपके पास क्या आ रहा है हमारा केस कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आइदर ए और बी और बोथ, मतलब कि ऐसे एलिमेंट बताओ जो ए में आए, बी में या दोनों में आए। तो बताओ किसकी बात कर रहा है? ऑब्वियस सी बात है, वो कह रहा है ए में आए या बी में आए या दोनों में आए। तो आप इसको बोल सकते हो ये ए ले लेते हैं, ये बी ले लेते हैं, और ये आपको पता है जो दोनों में आ रहा है। तो आप इसका फॉर्मूला याद तो करना ही है, पर ऑब्जर्व भी कर सकते हो। जैसे मान लो कि एक एलिमेंट आपका यहाँ पे आ गया है ना, और दूसरा आपका जो एलिमेंट है मान लो यहाँ पे आ गया, और जो तीसरा एलिमेंट है वो आपका क्या आ रहा है यहाँ पर। तो आप खुद सोचो कि अगर मैं ए यूनियन बी निकालना चाहता हूँ, मतलब इसमें कितने एलिमेंट है, तो आप कैसे निकालोगे? आप कैसे निकालोगे? आप बोलोगे सर ए को मैं सीधा एन ऑफ ए कर लूँ, मतलब ए में कितने एलिमेंट है जोड़ लूँ, उसके बाद बी में कितने आ रहे जोड़ लूँ। पर जब मैं यहाँ से ए में जोड़ रहा था ना, तो ये चीज दो बार आ गई। खुद सोचो, ये एलिमेंट आपका क्या आ गया दो बार, कि आप जब इसको ऐड कर रहे हो ना ए में बी में, तो ये आया, फिर ये आया, तो ये एलिमेंट दो बार आ गया। तो सोचो, ध्यान से रखना, एक चीज समझ लो, जब भी मैं ए और बी को ऐड करता हूं ना, तो अगर कितने सेट है मेरे पास? दो। तो जब दो सेट है तो जो ओवरलैपिंग है ना वो कितनी बार होगी? दो बार, मतलब कि इसमें एलिमेंट जो है ना वो दो बार आएगा। अगर यहाँ पर से तीन आ जाते, मान लो फॉर एग्जाम्पल थोड़ी देर के लिए, अगर मैं ये बनाता हूँ तीसरा सेट, तो इसमें ये जो रीजन दिख रहा है आपको, ये रीजन, ये ऐसा रीजन होगा जो आपके पास इसमें इसमें उसमें तीन सेट में आएगा, यानी कि रीजन तीन से ओवरलैप हो रहा है। क्लियर है क्या बात? तो अगर मैं ए बी सी को जोड़ूंगा तो उसमें ये जो चीज है ये तीन बार ऐड होगी। ऑब्जर्व कर लिया? तो अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है तो अब आपको दो का आराम समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर से जो आपका फॉर्मूला है उसको आपको याद तो रखना ही है, पर बना कैसे देखो। जैसे ही मैंने ए और बी को ऐड करा तो ये रीजन जो है आपका दो बार आया, तो आपको डबल रिपीट काउंटिंग करनी नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर से इसको क्या करते हैं, इस रीजन को, इंटरसेक्शन वाले को एक बार माइनस कर देता हूँ। आपका फॉर्मूला तैयार। ए यूनियन बी क्या होता है? ऐसे एलिमेंट जो ए में बी में या दोनों में आए, यानी कि मैं इस रीजन की बात कर रहा हूँ। फॉर्मूला होगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है? आगे बात करते हैं। अगर मेरे पास ए और बी डिसजॉइंट, डिसजॉइंट का मतलब समझ गए ना, ऐसा जिसमें कोई जॉइंट नहीं है, मतलब उनके बीच में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, यानी कि इंटरसेक्शन क्या आ गया आपका? नल सेट, है ना। इंटरसेक्शन यानी कि यहाँ से वो कह रहा है ए इंटरसेक्शन भी आपका फाइव है, और अगर फाइव है तो आपको पता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे? ऑब्वियस सी बात है, जीरो। समझे हीरो? तो ए इंटरसेक्शन बी आपका कितना जाएगा? जीरो। तो आपका जो प्रीवियस फॉर्मूला है उसके अंदर ये चीज जीरो हो जाएगी, तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। सीधा इनको जोड़ दो, वही इनका यूनियन आएगा, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है। आगे बात करें, चलो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ओनली, तो आ गया आपको अभी पढ़ के। ए ओनली का मतलब है सिर्फ ए के अंदर बताओ। तो इसका मतलब कौन से रीजन की बात कर रहा हूँ मैं? इस रीजन की। सर ये जो रीजन है ना, ये आपको बता रहा है ए ओनली रीजन। तो आपको ए में बताना है, तो आप खुद सोचो कैसे निकालोगे। तो सीधा सीधा आप क्या बोलोगे? अच्छा ये बताना है, मैंने फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं है, मैं सीधा बोल रहा हूँ अच्छा मेरे पास ए सेट मिलेगा, तो ए के एलिमेंट में से माइनस कर दूंगा ये वाला एलिमेंट। ये कौन सा है आपका? इंटरसेक्शन। तो क्या यही लिखा पड़ा है? बिल्कुल ये लिखा पड़ा है। इस रीजन को मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ? बिल्कुल बोलता हूँ इसको ए माइनस बी। यही तो बोल के आ रहे हैं, अभी मैंने समझाया ना आपको। ए माइनस बी बोलो, या फिर आप इसको बोल सकते हो कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ए आ रहा है पर बी नहीं आ रहा। तो आप इस चीज को, इन दोनों चीजों को आप क्या लिख सकते हो? इन दोनों चीजों को आप लिख सकते हो कि इन दोनों चीजों का मतलब है कि आपने ए आ रहा है पर कौन नहीं आ रहा? कौन नहीं आ रहा? देखो दोनों का लिखने का क्या मतलब है? कौन नहीं आ रहा? बी नहीं आ रहा ना, बी। तो इसमें से आप क्या करोगे? हमेशा याद रखना ए आ रहा है माइनस, अब बी को डैश हटा दो, डैश गया बाहर में था डैश, अब बचेगा क्या? ए इंटरसेक्शन बी। यानी कि आप याद रखना हमेशा, कभी भी दो या तीन एलिमेंट आए, याद रखना कि यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए आ रहा है, बी डैश का मतलब बी नहीं आ रहा, तो हमेशा माइनस कर दो ए का जो भी आ रहा है उसका इंटरसेक्शन बी से, डैश हटा दो। तो समझ में आ गया आपको बात? मतलब अगर मैं आपसे बोलूँ कि बी इंटरसेक्शन ए डैश क्या होगा, तो आप सोचे एन ऑफ बी आएगा, पर यहाँ पर से एन ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डैश में से ए डैश हटाओ और ये बचेगा। तो ऐसे फॉर्मूलाज को आप समझ लो ध्यान से, है ना। सिर्फ ए बी में ही नहीं आएगा हमेशा। तो बी माइनस ए आपका मैंने निकाल दिया, ये रहा ठीक है। तो ए ओनली का मतलब है ऐसा एरिया, ऐसा रीजन जिसमें सिर्फ ए के अंदर एलिमेंट आ रहे हैं, बाकी बी का एलिमेंट नहीं आना चाहिए। आ गया समझ में? ठीक है, चलो आगे। अब कह रहा है एग्जैक्टली वन। अब देखो एग्जैक्टली वन का मतलब क्या है? प्रीवियस में मैंने बोला सिर्फ ए में है, तो ए के अंदर भी तो एक में ही तो आ रहा था,
लेकिन इसमें बोला इसने एग्जैक्टली वन, लेकिन एग्जैक्टली वन कौन सा, ए में आना चाहिए या फिर बी में आना चाहिए, तो हमें पता नहीं है। जब हमें पता नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, ठीक है यार ए वाला भी ले लेता हूँ, हो सकता है कि इस रीजन की बात कर रहा हूँ, या फिर हो सकता है ये रीजन की, तो हो सकता है क्या मतलब या, है ना, या तो या तो ये रीजन या तो ये रीजन। अगर आपने थोड़ा सा पीएनसी, खैर अभी तो पीएनसी है नहीं, बेसिक्स कॉमन सेंस लगाओ, या तो ये या तो ये, मतलब दोनों रीजन आ सकते हैं, तो आप इन दोनों का क्या करोगे, यूनियन कर दो। तो कुल मिला के अगर मैं आपसे बोलूं कि ये बताओ, तो ये लिखा पड़ा है आपका डेल्टा तो है ही, पर हमें अभी पढ़ के आया, मैंने बोला इसको क्या लिखते हैं, इसको ए माइनस बी का यूनियन ए बी माइनस, और इसी चीज को हम क्या लिखते हैं, ए डेल्टा बी। इस रीजन की बात कर रहा है, देखो ये, यानी या तो ए आएगा या आपका क्या आएगा, बी आएगा। तो क्या ये चीज क्लियर है, क्या क्लियर है? तो यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि सिर्फ मुझे रीजन बताना है, तो आप खुद सोचो कैसे निकालोगे, यूनियन है, यूनियन में से क्या माइनस करोगे आप, इंटरसेक्शन। तो क्या अपना फॉर्मूला नहीं बन सकता क्या, एक फॉर्मूला तो आपका ये बनेगा कि आप यहाँ से ए यूनियन बी में से, ए यूनियन का मतलब है रीजन ले लिया मैंने, उसमें से ये आंख हटा दो, ये आंख उठी है ना उसको हटाओ। तो एक फॉर्मूला तो आपका मैंने ये बना दिया, ठीक है, ये चीज बना दी। और दूसरा यहाँ पर लिखा पड़ा है ये वाला, ये कैसा है, तो ये देखो इन्होंने कैसे करा है कि वही चीज है, ए ले लिया बी ले लिया, उसके बाद इसमें से ये रीजन हटाया। ये रीजन कितनी बार आ गया, देखो जब आपका ओवरलैपिंग हो रही है ए और बी में तो 2 बार आ रहा है, तो उसमें से आपको पता है कि मुझे यूनियन में तो मैं एक बार मैच करता हूँ, क्योंकि मुझे इस रीजन को रखना है, लेकिन इस बार मुझे इस रीजन को रखना ही नहीं है। तो इसका मतलब जो इसमें 2 बार आ रहा है कि एलिमेंट ए जोड़ा तो ये आया, बी जोड़ा तो ये आया, तो 2 बार आए तो दोनों बार हटा दो, हटा दो, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा ए प्लस बी माइनस में एच। तो ये दोनों फॉर्मूले आपके काम के, सर याद रखना जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही याद रखना है, दोनों आप बनाना सीख गए हो, मैंने आपको समझा दिया है, आई होप समझ में आ गया होगा। आगे बात करें तो आगे बोल रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एटलीस्ट वन। अब आपकी जिंदगी में 2 सेट थे, अब 3 सेट हो गए, बड़े हो गए अब हम, ठीक है। तो एटलीस्ट वन जो है ना सर, ये बहुत ध्यान से पढ़ना। एटलीस्ट वन का मतलब क्या होता है, कम से कम एक में, यानी कम से कम एक में आए। कम से कम एक का मतलब है कम से कम, कोई जैसे बोलता है ना कोई कि भैया आज मेरा, मैं कम से कम 2 रोटी खाऊंगा, तो कम से कम का मतलब क्या होता है, ऐसा बोलते नहीं मम्मी से, मम्मी आज मैं कम से कम 2 रोटी तो खाऊंगा ही खाऊंगा, मतलब कि मैं 2 तो खाऊंगा ही खाऊंगा, स्वादिष्ट लगी तो मैं 3 भी खा सकता हूँ, 4 5 6 कितने भी खा सकता हूँ, है ना, डिपेंड करता है। लेकिन कम से कम 2 का मतलब 2 तो खाऊंगा ही खाऊंगा, 2 से कम नहीं खाऊंगा। तो एटलीस्ट का मतलब समझे आप, कम से कम वन, मतलब यहां पर मैंने बोला कम से कम 2 रोटी का मतलब कम से कम 2, इधर लिखा है कम से कम एक, तो यानी कि ऐसे एलिमेंट बताओ जो एक में आए। अब कम से कम है का मतलब 2 में आए, 3 4 5, तो अपने पास मैक्सिमम तो 3 ही सेट है, तो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता हूं मैं, 3 में। यानी कि जो एटलीस्ट वन है ना, इसको मैं कैसे ब्रेक कर रहा हूँ, देखो ऐसे एलिमेंट बताओ जो एग्जैक्टली वन में आ रहे हो, सर ध्यान से सुन लेना ये चीज को, प्लस दूसरा एग्जैक्टली किस में आ रहे हो, 2 में आ रहे हो, प्लस एग्जैक्टली किस में आ रहे हो, 3 में आ रहे हो। तो मुझे ऐसे रीजंस को लेने हैं जिसमें एग्जैक्टली 1 वाले भी आ जाए, एग्जैक्टली 2 भी आ जाए, एग्जैक्टली 3 आ जाए, और उन सबका यूनियन करना पड़ेगा भाई, है ना। तो अब इस चीज को डायरेक्टली तो आप निकाल नहीं सकते, तो आप फॉर्मूले को ऑब्जर्व कर ले। देखो यहाँ पर जो आपका है, समझ गए आप, इनको यूनियन ही तो करना पड़ेगा एटलीस्ट उनका मतलब, ये ऐसा रीजन, मतलब ये रीजन देखो ध्यान से, ये कितनी बार आ रहा है, ये आपका ऐसा रीजन है जो किस में आ रहा है, आपका एक में, तो मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ, जो एक वाला है उसमें एक। ये तो आपका बता रहा है एग्जैक्टली वन का रीजन, अब कह रहा है एग्जैक्टली 2 आया, तो एग्जैक्टली 2 का रीजन कौन सा आएगा, यानी 2 बार, तो मैं ओवरलैपिंग नहीं कर रहा हूँ, ये 2 बार हो गया, है ना, ये आपका क्या हो गया, 2 बार, और ये आपका हो गया 2 बार, ठीक है, डबल बार ओवरलैप। उसके बाद जो रीजन एग्जैक्टली 3 का मतलब हो गया जो 3 में आएगा, तो ये वाला 1 2 और यहाँ पे से 3 हो गया। तो यानी कि मेरे पास एग्जैक्टली 1, एग्जैक्टली 2 और ये एग्जैक्टली 3, ये रीजन मतलब पूरा की पूरा आ गया, और पूरा आ गया तो ये क्या हो गया आपका यूनियन, क्या हो गया, यूनियन। तो यानी कि आपके पास जो फॉर्मूला है एटलीस्ट वन का मतलब होता है कि ए में भी आए, बी में भी आए, और सी में भी आए, या फिर 2 में भी आ सकता है, या फिर 3 में भी, लेकिन रिपीटेशन नहीं होगा, ओवरलैपिंग मैंने रिपीट नहीं करी है। तो अब आपको फॉर्मूला बनाते वक्त हमने क्या करा कि मैंने ए को जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया मैंने, ए को जोड़ा बी को जोड़ा, तो आप सोचो ए को जोड़ा बी को जोड़ दिया, ये आपका ए मान लो, ये बी मान लेते और क्या मान लेते सी। तो जैसे मैंने ए को जोड़ा बी को जोड़ा सी को जोड़ा, तो आप खुद सोचो कि यहां से हुआ क्या कि ए बी सी में ये रीजंस तो आ गए आपके, बहुत अच्छी चीज है,
लेकिन जैसे मैंने जोड़ा ना तो सर ये जो रीजन आपको दिख रहा है ना, ये ए इंटरसेक्शन बी है, ये इंटरसेक्शन सी, और ये कौन सा है आपका बी इंटरसेक्शन सी। तो ये रीजंस कितनी बार आएंगे, क्योंकि इंटरसेक्शन दो का हो रहा है तो ये ओवरलैपिंग दो बार आ गए, ये दो बार आ गए, दो बार आ गए, यानी दो बार मतलब समझ गए ना, अब डबल बार आ चुके हैं अभी। उसके बाद डबल बार आ गए हैं तो इस चीज को आपको एक बार लेना है, क्योंकि रीजन मुझे एक बार तो चाहिए, एक्स्ट्रा क्यों लूंगा। तो इसलिए इनमें से एक एक बार इनको क्या कर देते हैं हम, माइनस कर दिया हमने, माइनस। अब क्या होता है कि जब मैंने एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, एन ऑफ सी, तो ये देखो ये रीजन दो बार आया, और ये रीजन जब मैंने एन ऑफ ए जोड़ा, एन ऑफ बी जोड़ा और एन ऑफ सी देखा, तो मैंने अभी आपको प्रीवियस बताया था कि ये रीजन तीन बार ओवरलैप कर रहा है। तो इसका मतलब ये तीन बार आ चुका है। और चाहिए आपको कितनी बार, एक बार चाहिए आपको, एक बार आ जा, ठीक है। तो इस चीज को जब मैंने यहाँ पर से ये चीज एक एक बार माइनस कर, सोचो पहले तीन बार आया था, लेकिन जब मैंने इंटरसेक्शन माइनस करा तो इंटरसेक्शन में पूरा ये रीजन और ये रीजन ये गया है कितनी बार, तीन बार। तो ये जो पहले तीन बार आया था रीजन, जब मैंने इंटरसेक्शन माइनस करा तो ये तीन बार चला भी गया, यानी कि अब ये एक बार भी नहीं आया। पर हमें तो चाहिए तो लास्ट में, इसीलिए हम इस रीजन को लेते हैं। और ये रीजन कौन सा होता है, ये रीजन है तीनों का इंटरसेक्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसलिए इसको लास्ट में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। बाकी याद तो करने एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस में एन ऑफ इंटरसेक्शन डी प्लस में माइनस में एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस है, सॉरी, फिर माइनस में एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, कौन सा रह गया, हाँ जो भी है ना, ठीक है, दोबारा बोल देते हैं। एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस प्लस एन ऑफ सी, तो क्या फॉर्मूला है देखो, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस में एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, और लास्ट में प्लस कर देना एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ओके, तो याद रखना फॉर्मूला, आपका फॉर्मूला तो खैर याद ही करना है, और करना क्या है। अब अगला है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली टू ऑफ द सेट्स, यानी कि एग्जैक्टली टू, समझ गए ना। एग्जैक्टली टू का मतलब क्या है कि एलिमेंट्स आपके दो में ही आने चाहिए, मतलब तीनों में नहीं आए, एक में नहीं आए। तो रीजन कौन सा आएगा, सोचो। दो के लिए मेरे पास ये रीजन है, कौन सा रीजन है सर, ये रीजन है ना, ये रीजन भी तो है, ये रीजन भी है। तो आपको एग्जैक्टली टू का मतलब है कि मुझे इन रीजन की बात कर रहा हूँ, देखो मैं ना, एक मिनट रुको, मैंने इसको ये हटाया, मुझे ये रीजन चाहिए सर एग्जैक्टली टू का मतलब ये, क्योंकि इसमें जो आपका एलिमेंट आ रहा है ना, वो आपका ए बी और ये मान लो सी। तो ये रीजन है जो ए और बी दोनों में आ रहा है, ये ए और सी एग्जैक्ट टू में आ रहा है, और ये वाला रीजन भी एग्जैक्ट टू का मतलब समझ गया ना, कौन से दो में ये पता नहीं है, तो मैं इसलिए सारे के सारे केसेस दूंगा, यूनियन करूंगा। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी और बी इंटरसेक्शन का मेरे को यूनियन करना है। लेकिन फिर से वही, जब मैं इनको इंटरसेक्शन का यूनियन करा था तो ये रीजन पूरा इंटरसेक्शन में पूरा आ गया, ये एक बार आ गया, फिर दोबारा से इसमें ये आ गया दो बार, और फिर से रीजन कितनी बार आ गया, तीन बार। लेकिन मुझे रीजन नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक्जैक्टली थ्री का रीजन बनेगा, मुझे एक्जैक्टली टू चाहिए। तो मुझे ये वाला रीजन क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। कितनी बार माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये तीन बार आया तो हम इसको कितनी बार माइनस कर देते हैं, तीन बार। आ गई बात समझ में सर, बिल्कुल आ गई होगी आपको, इतने आराम से समझा रहा हूँ। उसके बाद अगला है एग्जैक्टली वन। एग्जैक्टली वन का मतलब है सिर्फ एक में ही है, तो वो कौन सा रीजन की बात कर रहा है, अब वो बात कर रहा है सर ये रीजन की। कौन सा रीजन है, ये रीजन, ये वाला एग्जैक्टली वन, एग्जैक्टली वन, एग्जैक्टली वन, इसको मैं नाम देता हूँ ए बी और ये सी। तो इस रीजन की बात कर रहा है, तो हमें फॉर्मूला लगाने के लिए फिर से वही दिमाग लगाना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा यहाँ पर से, ए जोड़ा, बी जोड़ा और सी जोड़ा। अब आपको पता ही है ये रीजन दो बार दो बार दो बार, ये कितनी बार आ गया, तीन बार। तो आपको ये सारे रीजन हटाने हैं, क्योंकि मुझे ये चाहिए। तो ये दो बार आया, ये दो बार आया, दो बार आया, हटा दो। और ये कितनी बार आया, तीन बार। तो देखो समझ गए ना, दो बार आया, दो बार आया, दो बार आया, और ये कितनी बार आया, तीन बार। हटाना है, एक मिनट इसमें ये, मिनट रुको, लेट मी चेक। हाँ ठीक है ठीक है। अब देखो यहाँ पर से इस रीजन को जब मैंने हटाया, हटाया ना, कितने बार हटाया, दो बार गया, तो ये रीजन तो चला गया, हाँ, क्योंकि हम लोगों ने जब ए बी सी को ऐड करा था तो ये जो रीजन से दो बार दो बार दो बार आए। तो मैंने क्या करा कि जैसे इंटरेक्शन बी माइनस करा दो बार, तो ये तो चला गया, ये भी चला गया दो बार। फिर जैसे मैंने इसको माइनस करा तो ये जो चीज थी, ये चीज सोचो कि ये तो चली गई, हाँ ठीक है, दो बार चला गया, ये वाली चीज भी चला गया, लेकिन ये चीज कितनी बार गई है, ये चीज आपके ना सोचो कितनी बार गई है, दो दो दो, छह बार माइनस हो गई है। कितनी बार माइनस हो गई है, छह बार। नहीं, ये कितनी बार माइनस हुई है, ये माइनस हुई है हमारे पास कितनी बार, छह बार। है कितनी बार माइनस हुई है, छह बार हुई है ना। एक मिनट रुको, दोबारा से बनाओ यार।
अरे मैं खुद कंफ्यूज हो जाऊँ कई बार। रुक जाओ, दोबारा बना लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हो जाता। अब देखो अगला वाला क्या कह रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली वन। एग्जैक्टली वन का मतलब क्या हो गया सर, यानी कि आपको ऐसा रीजन देखना है जो सिर्फ एक ही में ही आ रहा हो, यानी एलिमेंट आपका एक ही सेट में आ रहा हो, तो वो कौन सा रीजन है। ऑब्वियस सी बात, आप बोलोगे ये रीजन है, ये रीजन है, ये रीजन है, ये कौन सा है, मान लो ए है, ये बी है और ये आपका सी है। तो ये वाला रीजन सिर्फ ए में आ रहा है, ये सी में, और ये वाला बी में। अब इसको कैसे कैलकुलेट करा हमने, तो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या लिखा पड़ा है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी। मतलब मैंने यहाँ पर से ए को जोड़ा, बी को जोड़ा, सी को जोड़ा, तो ऐसे करने से ये रीजन आपका दो बार आ गया, ये दो बार आ गया, ये दो बार आ गया, ये कितनी बार आ गया आपका, तीन बार। कितनी बार आ गया, तीन बार। तो अब आपको ये रीजन नहीं चाहिए तो हटाना पड़ेगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर से इस रीजन को देखा दो बार आया, तो मैंने इस पूरे रीजन को दो बार हटा दिया। ठीक है, तो इस रीजन को भी दो बार हटा दिया, इस रीजन को दो बार हटा दिया, पर हुआ क्या कि ये रीजन तो हट गए, पर ये रीजन आपका कितनी बार चला गया, ये हो गया आपके पास कितने बार चला गया। तो देखो यहाँ पर से रीजन शुरू में ए और बी और सी करने से तीन बार आया था। ठीक है, उसके बाद ये रीजन जब मैंने इनको दो दो बार माइनस करा, तो ये रीजन आपका एक तो पहले तो ये देखो, समझो, पहले तो ये समझा कि हमने ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को जब मैंने ये पढ़ा ना, ये लिखा, इतना जोड़ा, तो ये जो चीज थी ये प्लस थ्री टाइम चल रही थी। इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आपका तीन बार आ गया था। लेकिन जैसे ही मैंने ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और इंटरसेक्शन बी को माइनस करा दो बार, तो उससे हुआ क्या कि ये रीजन आपका दो दो दो, ये कितनी बार चला गया आपका, ये हो गया आपका -6। हो गया, नहीं हो गया। तो आपको ये रीजन को फिर से, अब देखो नेगेटिव में थोड़ी जाएगा, यानी आपने कुछ एक्स्ट्रा लेने की बजाय एक्स्ट्रा दे दिया। तो आपको इस चीज को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपनी तरफ से इसको क्या करना पड़ेगा, +3 करना पड़ेगा, यानी ये रीजन को आपको तीन बार वापस से ऐड करना पड़ेगा, ताकि आपकी जो आंसर है वो एकदम एग्जैक्ट आए, कम नहीं आए। तो इसीलिए हम लोग लास्ट में थ्री टाइम्स कर देते हैं किसका, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का एलिमेंट्स की संख्या। आगे समझ में आपको, तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। आराम से इसको ऑब्जर्व करें। फॉर्मूला बिल्कुल आपको याद करना है, एग्जैक्टली वन का मतलब, बाकी थोड़ा सा रीजन आइडेंटिफाई कर लोगे तो एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, एन ऑफ सी को ऐड करना है, फिर -2 टाइम्स ऑफ इंटरसेक्शन 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 ए बी बी सी ए सी, उसके बाद लास्ट में +3 करना है आपको ये रीजन। ये है तीन टाइम्स ऑफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर। चलो आगे बात करते हैं, लास्ट आपके पास क्या है, लास्ट तो नहीं है, नाइदर ए नॉर इन बी, यानी कि ऐसे एलिमेंट बताओ जो ना तो ए में आ रहे हैं और जो ना बी में आ रहे हैं, यानी कि ऐसे एलिमेंट जो ना तो ए में ना बी में। तो नाइदर ए नॉर बी, अब आप खुद बताओ, इसको बोलेंगे ना तो ए में आ रहा है और ना बी में आ रहा है। तो ये कौन सा रीजन है, ये वाला रीजन है सर, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखो इसको चालाकी से निकालेंगे। अब आप सोचो, ये रीजन जो आपको ये दिख रहा है कैसा, ये रीजन है, तो ये है हमारे पास ना तो ए में आ रहा है ना बी में, ऑब्वियस सी बात है, रीजन आ ही नहीं रहा। तो आप इसको कैसे लिखोगे, चालाकी से। आप चालाकी से क्या लिखोगे कि यहाँ से ये जो नंबर एलिमेंट है ना, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसको आप क्या करोगे, डी मॉर्गन्स लॉ बताया था ना मैंने। तो आप ए बी के होल पर डैश लगाओगे, पर ये इंटरसेक्शन से क्या बना देगा, यूनियन बन जाएगा। और आप खुद सोचो, ये लिखा पड़ा है ए का कॉम्प्लीमेंट, सोचो तो, अभी मैंने आपको सिखाया था ना कॉम्प्लीमेंट कैसे बनेगा, तो यूनिवर्सल में से माइनस कर दो ए यूनियन बी। मतलब आप खुद सोचो, इस रीजन की बात करूंगा तो पूरा यूनिवर्सल में से इस रीजन को हटा देंगे, और इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, ये आपका लिखा पड़ा है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी आप जैसे ही माइनस कर दोगे, ये रीजन पूरा के पूरा जैसे आप ये माइनस कर दोगे, तो अपने आप में क्या बचेगा आपके पास, ऐसा रीजन जो ना तो ए में आ रहा है ना बी में आ रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं। एक और है हमारे पास जो कि बोथ ए एंड बी। ठीक है, क्या कह रहा है देखो, ये रीजन क्या कह रहा है ना, इसको इंग्लिश तो छोड़ो, आप क्या कह रहे हैं, नंबर नोट इन बोथ ए एंड बी, यानी कि ना तो ए में ना बी में ना, ये गलत है, ये थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लो, इसको हटाओ, अर्थ सही नहीं निकल रहा है इसका। तो आप यहाँ से थोड़ा सा है ना मिस टाइप हो जाता है ना। ठीक है, तो बोथ ए एंड बी को छोड़ो, आप तो ये रीजंस को आइडेंटिफाई कर लो वैसे है ना, क्योंकि मैथमेटिकली भी आ सकता है। तो देखो क्या कह रहा है, ए डैश यूनियन बी डैश, मतलब कौन सा रीजन होगा, ए डैश यूनियन बी डैश का मतलब क्या होगा, तो ए का डैश और यूनियन बी का डैश। तो देखो ए का डैश मतलब आप मान लो ये ए है और ये आपका बी है, तो ए का डैश मतलब ए के बाहर का। तो ए का बाहर जो आएगा वो कौन सा आएगा, बाहर का ये आएगा, ये रीजन आ गया ए के बाहर का। ठीक है सर, अब ए के बाहर का रीजन तो आ गया, अब मैं कह रहा हूँ कि बी के बाहर का रीजन बताओ। तो बी के बाहर का रीजन कौन सा आएगा, तो बी के बाहर का रीजन आएगा हमारे पास ये रहा, बी के बाहर का रीजन आएगा आपका ये रहा।
तो ये ऐसे है ना, ये बी के बाहर का रीजन है। अब बी के बाहर का रीजन आ गया, ए के बाहर का रीजन आ गया, तो अब आप देखो कौन सा रीजन है। ये ऐसा रीजन है जो यूनिवर्सल में से इंटरसेक्शन को मैच कर दो, है ना। तो वही चीज लिखी पड़ी है, देखो। ठीक है, आगे समझ में रीजन आइडेंटिफाई हो गया। तो यानी इस चीज को आप कैसे लिखोगे, डी मॉर्गन लॉ लगाओ। तो ए बी का होल करूंगा डैश पर क्या करूंगा, यूनियन का क्या बना दूंगा, इंटरसेक्शन। तो अब ये वापस से लिखा पड़ा है एक सेट का कॉम्प्लीमेंट, तो उसको हम क्या लिखते हैं, यूनिवर्सल में से माइनस कर दो इस सेट को, इंटरसेक्शन को, तो वही चीज बन गई। क्लियर, आसान है एकदम भैया, कुछ नहीं है इसके अंदर। अब आते हैं हमारी शुरुआत क्वेश्चनों की। ठीक है, अब लगाते हैं फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो क्वेश्चन को पहले सबसे पहला काम है ढंग से पढ़ना है, आराम से इत्मीनान शांतिपूर्वक पढ़ना। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल से। तो एक ग्रुप है 1000 पीपल का, 1000 लोगों का एक ग्रुप है भैया, है ग्रुप बढ़िया। उसमें से 750 जो है ना, जो हिंदी बोल सकते हैं, और 400 क्या बोल सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं बंगाली, है ना, बंगाली भाषा बोल सकते हैं हिंदी। अब कह रहा है कि कितने तो हिंदी बोल सकते हैं, सिर्फ हिंदी कितने बोलेंगे। तो मान लो कि आप हिंदी को इसको रिप्रेजेंट कर लो एच, और आपका यहाँ पर से दूसरा है बंगाली, है ना, बी फॉर बंगाली। उसके बाद ये रीजन होगा आपका जो दोनों बोलेंगे, है ना, एच इंटरसेक्शन डी। ठीक है, फिर कह रहा है हिंदी कितने बोलेंगे, और कह रहा है कि बंगाली कितने बोलेंगे, और कितने हिंदी और बंगाली बोलेंगे। तो आपको यहाँ पर से 1000 पीपल दे रखे, 1000 लोग हैं। अब एक छोटी सी चीज समझो कि ये 1000 जो है यूनियन है कि यूनिवर्सल है, उसको आप ऑब्जर्व कर लो। देखो, इसने कह रहा है कि 750 हिंदी बोल रहे हैं, तो हिंदी का मतलब सिर्फ हिंदी नहीं है, उसमें हो सकता है कि 750 में कुछ ऐसे हो जो बंगाली बोले। तो आप समझ रहे हो कि यहाँ पर से ये रीजन की जो वैल्यू है ना, यानी कि मैं बोलूंगा कि एन ऑफ एच दे रखा है वो कितना, एन ऑफ एच दे रखा है आपको कितना, 750। ठीक है, ये एन ऑफ एच का मतलब है कि हिंदी बोलने वाले हैं, उसमें बंगाली वाले भी हो सकते हैं। उसके बाद आप दूसरा है आपके पास एन ऑफ बी। तो एन ऑफ बी यानी बंगाली बोलने वाले 400 है, लेकिन हो सकता है इसमें से कुछ आपके हिंदी बोले। तो अब आप सोचो, इन दोनों को आप ऐड कर लो ना, ऑब्जर्व करो, देखो इनको जब आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, 7 + 4 1150, और वो किसने से ज्यादा हो रहा है, 1000 से। यानी कहीं ना कहीं इनका जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है यूनियन की, वो इससे ज्यादा है। यानी आप समझ रहे हो कि इन दोनों को जब आप ऐड कर रहे हो उससे ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं यूनिवर्सल सेट तो नहीं होगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट तो आपका ऑब्वियस सी बात है इन दोनों को ऐड करने के बाद इससे ज्यादा ही होता। यूनिवर्सल इनके बराबर हो सकता है, हो सकता है, नहीं हो सकता, या इससे क्या होगा, हमेशा बड़ा। लेकिन हो क्या रहा है कि इनको ऐड करने के बाद वो 1000 से ज्यादा ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब ऐसा तो पॉसिबल तभी होगा जब इसका मतलब ये यूनिवर्सल सेट नहीं है, ये क्या होगा, इनका कहीं ना कहीं यूनियन बन सकता है। क्योंकि इनके बीच में अभी कॉमन मैं कुछ भी नहीं रहा हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ तो कॉमन आएगा। ऐसे भी तो होंगे लोग जो हिंदी वाले बंगाली बोलेंगे, बंगाली वाले हिंदी बोलेंगे, तो उसमें उसके बाद कुछ ना कुछ वैल्यूज कम घट सकती है, बढ़ सकती है। आगे बस में तो याद रखना, ये यूनियन दे रखा है, क्या दे रखा है आपका, ये दे रखा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच यूनियन बी। आपको ऑब्जर्व कर लिया सर हमने, ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा हल्का सा। ठीक है, ओके। अब आपका फॉर्मूला आपको याद रखना है कि भैया वो पूछ रहा है आपसे जो हिंदी बोलेगा, हिंदी का मतलब है वो आपसे कह रहा है इस रीजन के बारे में बताओ, और इस रीजन को आपको पता है ना कैसे करा हम लोगों ने। आप बोलोगे सर इसको निकालने के लिए हम क्या बोलेंगे कि ये पूरे रीजन में से इसको माइनस करेंगे, तो इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा आपको। एक बार इंटरसेक्शन निकाल ले फॉर्मूले से। तो हमारा फॉर्मूला याद है क्या आपको, हमारा फॉर्मूला क्या था, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ इंटरसेक्शन बी बराबर में हो जाएगा एन ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, आगे पीछे इधर उधर शिफ्ट कर सकते हो। अब हमारे पास एन ऑफ ए कितना दे रखा है, एन ऑफ ए दे रखा है कितना हमारे पास, एन ऑफ ए, एक मिनट, एन ऑफ ए मैंने ले रहा एच, तो एन ऑफ एच कर दो इसको ना, एन ऑफ बंगाली तो बी रहेगा, माइनस में एन ऑफ एच इंटरसेक्शन बी बराबर में एन ऑफ एच यूनियन बंगाली। तो यहाँ से एच कितना है, एच 750। बंगाल वाले कितने, बंगाली वाले बंगाली बोलने वाले कितने हैं, 400। और हिंदी और बंगाली वाले कितने मुझे पता है क्या, वही नहीं पता, वही तो निकाल रहे हैं। चलो, इंटरसेक्शन बराबर में यूनियन कितने रखा है, 1000। तो यहाँ से मेरे पास फटाफट से एच इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी रहेगी, तो ये इधर जुड़ जाएगा, 7 और 4 1150 माइनस 1000। तो इनका जो दोनों का कॉमन आएगा वो कितना आ रहा है, 150। यानी 150 लोग ऐसे हैं जो हमारा हिंदी और बंगाली बोल रहे हैं। अब आप थोड़ा सा ना रीजन से भी सोच सकते हो, खुद सोच सकते हो कि ये दोनों को ऐड करने का डिफरेंस 150 आ रहा है, मतलब ये रीजन की वैल्यू आ गई मेरे पास कितनी, 150। अब आप खुद सोचो कि इसमें से इस पूरे रीजन की वैल्यू कितनी है, ये आपका 750, उसमें से आप 150 माइनस कर दोगे तो हिंदी की वैल्यू हो जाएगी। तो क्या आप डायरेक्टली निकाल सकते हो
तो हिंदी बोलने वाले कितने आ गए, हिंदी वाले आ गए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन हिंदी, यानी एन ऑफ एच इंटरसेक्शन बी डैश, बी डैश बोल दो इसको, ये तो आएगा हिंदी वाले, सिर्फ हिंदी वाले, है ना, सिर्फ हिंदी वाले है ना, हिंदी आ रहा है बंगाली नहीं आ रहा, तो इसका मतलब आप इसको बोल सकते हो एन ऑफ एच माइनस बी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। तो 750 माइनस 150 कर देते हैं, 750 माइनस 150 कितना हो जाएगा, 600। ठीक है, ऐसे ही अगला मैं आपसे पूछूं, अब तो हो गए, अब वो पूछ रहा है कितने बंगाली बोलते हैं, हाउ मैनी कैन स्पीक बंगाली ओनली, बंगाली ओनली आएगा क्योंकि 400 तो बोल ही रहे हैं, तो सिर्फ बंगाली बोलने वाले, मतलब ये रीजन की बात कर रहा है। तो यानी कि वही कह रहा है एन ओ बी इंटरसेक्शन एच डैश, तो ये कितना हो जाएगा, ये रीजन पूरा बी कितना है, 400 है, उसमें से माइनस कर दो जो हिंदी बोलने वाले भी हो सकते हैं, तो कितना जाएगा इसका 250। तो 250 ऐसे लोग हैं सिर्फ बंगाली बोलते हैं। उसके बाद क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी कैन स्पीक हिंदी एंड बंगाली, यानी दोनों बोलने वाले कितने हैं, तो दोनों बोलने वाले कितने हैं, ऑब्वियस सी बात है कितने हैं, ये आएंगे 150, दोनों वाले का मतलब है एच इंटरसेक्शन बी की वैल्यू पूछ रहा है, कितने आ गए 150। ठीक है भाई, आओ इसका अब अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एन ऑफ यूनिवर्सल में दे रखे हैं 700, एन ऑफ ए दे रखे हैं 200, एन ऑफ बी दे रखे हैं 300, इंडक्शन बी में दे रखे हैं 100, तो ये पूछ रहा है आपसे। अब आप मुझे बताओ, रीजंस तो छोड़ो, आपको मैंने बताया था इसका मतलब क्या होता है, ए भी नहीं आएगा और बी भी नहीं आएगा, मतलब ये कह रहा है आपसे ये रीजन के अंदर कितने एलिमेंट आ रहे हैं, क्योंकि इसको हम क्या बोलते हैं, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो आपसे एन ऑफ इंटरसेक्शन बी, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश पूछ रहा है। ठीक है सर, अब है ना यहाँ पर से एक बात समझो, बात आपको ये समझनी है कि हमारे पास यहाँ से उस चीज को लिखूंगा कैसे, तो हमारे किसको याद करें, हम डी मॉर्गन जी को याद कर लेते हैं, आ जाइए बताते हैं क्या करना है। तो आप इसको लिखोगे ए यूनियन बी का होल डैश, यही लिखेंगे ना सर, ए बी को रखना है, यू इंटरसेक्शन को यूनियन बना दो, होल पर लगा दो डैश। ये कैसे करा हमने, हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ है, वो हमने यूज कर लिया। तो अब आप यहां से बताओ कैसे सोल्व करते हैं इसको, एक एलिमेंट एक सेट का डैश, मतलब यूनिवर्सल में से कुर्बान कर दो उस सेट को, कौन सा सेट है जो डैश के नीचे लिखा होता है, तो यूनिवर्सल में कितने आ गए 700। अब मेरे पास इसकी वैल्यू है क्या, नहीं है, नहीं है, तो मुझे इसका फॉर्मूला आता है क्या, आता है सर, कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा सर, मेरे पास ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। वैल्यू रख दू, ए की कितनी आ रही है 200, बी की कितनी आ रही है 300, इंटरसेक्शन की कितनी आ रही है 100, कितना हो गया सर ये 400, तो 400 आ गई है यूनियन की वैल्यू, तो यूनियन की वैल्यू 400 यहाँ रखूंगा। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 300, और 300 ऑप्शन में बिल्कुल सही जवाब सी, यानी कि ये आपका 400, ये 300 और कुल मिला के हो जाएगा यूनिवर्सल 700। आ गया समझ में, तो देखो कितना बढ़िया था। अब एक और अप्रोच होती है इसके अंदर ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने की, कई क्वेश्चन आपको परेशान कर सकते हैं, तो हम उनकी दूसरी अप्रोच सीखते हैं। देखो क्या होता है, अब आपको ये दिख रहा है, इसमें है ना 3 सेट है, ए बी और सी। अब आप इसमें देखो, मैंने आपको बताया था एटलीस्ट वन, मतलब ऐसे, एटलीस्ट वन का मतलब है ऐसे एलिमेंट जो 1 में आए, दोनों में आए या 3 में आए। तो ये जो रीजंस है ना, ये आपके इंडिपेंडेंट रीजन है, मतलब मैंने क्या करा, इसमें 3 सेट को, अगर मैं 2 में बात करूं, पहले ऐसे मान लो कि मेरे पास 2 है, ठीक है, मेरे पास 2 आ गए, एक और ये 2। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इसके अंदर इंडिपेंडेंट रीजन बताओ, ऐसे रीजन जिसमें एलिमेंट सिर्फ एक बार ही आ रहा, तो आप यहाँ पर से ओवरलैपिंग मत कराओ भाई, सिंपल सी बात है। एक रीजन आपका ये हो गया, है ना, एक रीजन आपका कौन सा हो जाएगा, आपका रीजन एक ये हो जाएगा, और आपका ए रीजन कौन सा हो जाएगा, ये वाला। तो इसके अंदर अगर मैं बोलूँ आपसे कि ये रीजन को आप ए मार्क कर दो, इसको बोल दो बी मार्क कर दो, इसको बोल दो सी मार्क कर दो, तो कुल मिला के अगर मैं बोलूँ कि ये आपका ए है, ये आपका बी और ये आपका सी है, तो ए प्लस बी प्लस सी क्या आपका यूनियन नहीं हो जाएगा क्या, ये आपका यूनियन ही तो होगा इसका, तीनों का सेट का। तो वही चीज है इसके अंदर, मैंने क्या करा यहाँ पर से, मैंने क्या, हम सभी करते हैं इसको, कि यहाँ पर से ये रीजन और ये रीजन, इनको मैंने इंडिपेंडेंट देख लिया, ओवरलैपिंग नहीं हो रही, इस रीजन को मैंने इंडिपेंडेंट देखा, यानी एक्स का मतलब ये पूरा नहीं है, एक्स का मतलब सिर्फ यहाँ तक का,
यहाँ तक का, ठीक है। z का मतलब यहाँ तक का है और y का मतलब यहाँ तक का है, ठीक है। बाकी आपके पास ये पूरा a है, ये b है और ये c है और ये पूरा क्या है आपका r। तो इससे क्या हुआ कि हमारे पास इंडिपेंडेंट रीजंस मिल गए मुझे। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि a यूनियन b यूनियन c बताओ क्या होगा, तो आप खुद बताओ यहाँ से कि मैं कुछ बातें पूछूं आपसे कि भाई a यूनियन b यूनियन c बताओ, तो आप क्या करोगे, सबको ऐड कर दो, क्योंकि ये अब ओवरलैप नहीं कर रहे। तो आपको टेंशन लेने की माइनस करूँ क्या, कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं आ गया क्या। तो इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी प्लस में x प्लस वाई प्लस जेड प्लस में आप। अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया मेरे को एलिमेंट बताओ ए में कितने होंगे, तो ए में मतलब कितने होंगे, तो सीधा इस रीजन की बात कर रहा हूँ, इस रीजन का मतलब हो जाएगा ए प्लस एक्स प्लस जेड प्लस आर। ऐसे मतलब अगर मैं पूछूं आपसे कि मुझे है ना एग्जैक्टली टू का बताओ, मतलब ऐसे बताओ जिसमें एग्जैक्टली टू आ रहे हो, एग्जैक्टली टू वाला बताओ, तो आप खुद सोचो टू का मतलब है कि ये रीजन, इसमें आपका जो है पॉइंट है, कोई भी एलिमेंट है, वो आपका कितनी बार आएगा, दो बार, एक इसमें इसमें। तो इसका मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो इसका मतलब आप यहाँ पर से सारे निकाल सकते हो और तुरंत से निकलेगा, बस एक बार आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद सारे क्वेश्चन खट 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 होते जाएंगे अपने आप। समझ में आ गया कुछ चीज। तो ओवरलैपिंग रीजंस को आप लोग हटा दो, इस तरीके से इंडिपेंडेंट रीजंस में मैंने ब्रेक कर दिया, उन सबको ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ भी हटाना जोड़ना, उससे आपका आंसर आ जाएगा। बस आपको क्वेश्चन के अंदर रीजंस को देखना पड़ेगा, रीजंस, ठीक है। यानी बिना इसको बनाए आपका काम नहीं होगा। अब चले देखो क्वेश्चन है कि अपने पास, बिल्कुल क्वेश्चन है। तो देयर आर 40 स्टूडेंट्स, यानी 40 स्टूडेंट आपके क्लास के अंदर, ठीक है सर। यानी क्लास में 40 स्टूडेंट है। अब आगे बात करें, ईच स्टूडेंट स्पीक्स एटलीस्ट वन ऑफ द लैंग्वेज, तमिल इंग्लिश और हिंदी। अब इसमें क्या बोला, देखो ध्यान से पढ़ना। ये जो लाइन है ना कि हर बच्चा कोई ना कोई एक लैंग्वेज तो बोलते बोलता है, मतलब 40 बच्चों में कोई ऐसा नहीं है जो कोई भी लैंग्वेज नहीं बोल रहा हो तीनों में से। यानी अपने आप में ये जो है यूनिवर्सल है कि यूनियन है, ये आपका यूनियन ही बन गया सर आपका, समझ रहे हो आप। क्योंकि इसमें आपके जो है तमिल हिंदी इंग्लिश तीनों को बोलने वाले ही लोग मिलेंगे, कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो इन लैंग्वेज को नहीं बोल रहा। मतलब यूनिवर्सल सेट ही अपने आप में, ये यूनियन ही है पूरा। यूनियन यूनिवर्सल सेट दोनों यहाँ पर एक ही होंगे, तो यूनियन ही बोल रहे हैं हम इसको, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। 40 स्टूडेंट है आपके मैक्सिमम, वो तीनों के तीनों में से कोई ना कोई लैंग्वेज तो बोलेंगे। समझ में आ गई बात, ध्यान से ऑब्जर्व करना चीजों को। एटलीस्ट वन का समझ आ गया कि एक बोलने वाले, दो बोलने, तीन बोलने वाले, वो सारे सारे कहीं ना कहीं 40 में आएंगे। अब क्या कह रहा है, देन स्टूडेंट्स स्पीक एग्जैक्टली वन ऑफ द लैंग्वेज, यानी कि कह रहा है कि 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो एक लैंग्वेज बोलते हैं। अब वो तमिल ही बोल सकते हैं, हो सकता है, या फिर वो हिंदी बोले, या फिर हो सकता है वो इंग्लिश बोले। तो कौन से रीजन की बात कर रहा हूं, तो एक बोलने वाले का मतलब है ये रीजन जो एक से ओवरलैप होता है, ये और ये। यानी कहीं ना कहीं ये एग्जैक्टली वन रीजन हम यही पढ़ के आ रहे हैं। तो एग्जैक्टली वन का मतलब है कि उसने बोला 10 स्टूडेंट्स, एग्जैक्टली वन लैंग्वेज वाले जो बच्चे हैं, एग्जैक्टली वन लैंग्वेज वाले जो है आपके पास, कितना गिवन दे दिया सर, वो दे दिया आपको कितना, 10। तो यानी कि मैं आपसे बोल सकता हूं कि अगर मैं अपने इस रीजन के हिसाब से बोलूं तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 10। इससे आसानी से हो जाएंगे ये क्वेश्चन, देखो। उसके बाद आगे पढ़ते हैं, अभी तो अधूरा क्वेश्चन पढ़ा है मैंने। 25 स्टूडेंट्स है ना, वो करते हैं एटमोस्ट टू लैंग्वेज बोलते हैं। अब एटमोस्ट का मतलब जैसे एटलीस्ट होता है कम से कम, एटमोस्ट क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा। मतलब मान लो कि मैं आप कह रहा हूँ मम्मी से, मम्मी ज्यादा से ज्यादा 2 रोटी खाऊंगा, मतलब मैक्सिमम 2 खाऊंगा। हो सकता है कि भूख नहीं है तो 2 से कम 1 भी खा सकता हूँ, हो सकता है मनी नहीं है तो क्या खा सकता हूँ, 0। तो एटमोस्ट में उल्टा चलता है, 2 1 0। एटलीस्ट में तक कहता है, एटलीस्ट 2 का मतलब 2 3 4 बढ़ता जाता है। तो इसका मतलब वो कह रहा है कि 25 स्टूडेंट ऐसे हैं जो ज्यादा से ज्यादा 2 लैंग्वेज बोलते हैं, मतलब ये 2 भी बोल सकते हैं या फिर 1 भी बोल सकते हैं, या फिर हो सकता है 1 भी नहीं बोले। अब 1 भी नहीं बोलने वाला केस तो अपना आएगा ही नहीं, ये केस तो हटा दो, क्योंकि ऐसे बच्चे है ही नहीं जो एक भी लैंग्वेज नहीं बोल रहे, क्योंकि साफ लिखा पड़ा है कि कम से कम एक लैंग्वेज तो बोलेंगे बोले। यानी कि एटमोस्ट 2 के अंदर जो केसेस बन रहे हैं ना, वो आपके ऐसे हैं, एग्जैक्टली 2 रीजन वाला आएगा, एग्जैक्टली 1 रीजन वाला आएगा। तो इसमें कौन सा रीजन आएगा, देखो 2 वाला ये रहा और 1 वाला ये रहा, यानी कुल मिला के आपको डी को हटाकर जो बच रहा है ना, वो सारे के सारे के वैल्यू के अंदर रखिए आपको 25। आगे मेरी बात समझे, दूसरी चीज हमारे पास क्या दे रखी है कि यहाँ से एटमोस्ट 2 लैंग्वेज वाले कितने, एटमोस्ट 2 लैंग्वेज वाले कितने हैं सर, वो हमारे पास है कितने, 25। तो इसके अंदर एटमोस्ट 2 का मतलब 2 वाले भी आएंगे और 1 वाले भी आएंगे, और 0 वाले आ ही नहीं सकते क्योंकि इसमें केस है ही नहीं। अब अपने पास रीजन है तो x प्लस वाई प्लस जेड, ये तो हो गया एग्जैक्टली 1। उसके बाद एग्जैक्टली 2 वाले आएंगे a प्लस बी प्लस सी। इन सब का सम कितना हो जाएगा आपके पास, 25 है ना, क्या दे रखा है 25।
तो कह रहा है कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो कम से कम 2 लैंग्वेज बोले। कम से कम 2 का मतलब कौन सा होता है कि दो, कम से कम 2 का मतलब है 2 वाले भी हो सकते हैं, और कम से कम मतलब आगे बढ़ेंगे 2 के बाद 3। तो 2 लैंग्वेज वाले और 3, यानी कि आपसे ये रीजन की बात कर रहा है, A+B+C+D। यानी आपको जो फाइंड करना है ना, वो फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है A+B+C+D। यानी ये रीजन बताना है जो एटलीस्ट 2 का मतलब है, एटलीस्ट 2 का मतलब कम से कम 2 या फिर 3 लैंग्वेज बोलने वाले हो। अब आपको देखो x+y+z की वैल्यू कितनी है पता है क्या? हम्म आप मुझे बताओ, x+y+z की वैल्यू कितनी, 10 है। तो 10 प्लस में A+B+C की वैल्यू कितनी आ गई, 25। तो कहीं ना कहीं A+B+C की वैल्यू तो आपके पास कितनी आ गई है, 15। तो ये तो वो हो गए हैं जो एग्जैक्टली 2 वाले हैं ना, ये कितने हो गए एग्जैक्टली, ये आ गए एग्जैक्टली 2 वाले। अब आपको इसमें डी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो खुद सोचो, सबका यूनियन है वो कितना दे रखा है आपको, 40। यानी कि मैं अगर आपसे बोलूँ, सिंपल सी चीज है कि यहाँ से आपके पास x+y+z, x+y+z+a+b+c+d+, कोई रह तो नहीं क्या, सारे आ गए क्या? XYZ ABCD, हाँ, इनका सबका सम कितना दे रखा है, इन सबका सम यूनियन के बराबर है, मतलब 40 है। ठीक है, अब 40 हो गया। अब यहाँ से आपके पास देखो एक्स ABC की वैल्यू 15 आ गई है, और XYZ की कितनी है, 10 है। तो यहाँ से डी की वैल्यू नहीं आ जाएगी, ये आ गया 10, है ना, उसके बाद ये आ गया आपका 25, और ये डी। तो डी की वैल्यू आ गई सीधे सीधा यहाँ से। अब आपको वैसे ही मतलब सिंप्लीफाई करना है, 25 10 पैंतीस, तो डी आपका 5 आ गया। तो आप खुद सोचो कितना आंसर आएगा इसका, देखो डी 5 आ गया, ये A+B+C 15 है, तो सीधा सीधा आपको बताओ कितना आएगा, 15 + 5 कितना आंसर आएगा, एक मिनट, 15 थोड़ी 25 है, 25 15, एक मिनट, कहाँ पे मिस्टेक करी हमने, x+y+ की 10 आ रही है, A+B+C की वैल्यू आ रही है, ठीक है। ओके, मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी है, ये वैल्यू देखो, ये गड़बड़ कर दी, इसमें ये वैल्यू A+B+C की 15 है, नोट 25। तो 25 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर से 3 लैंग्वेज बोलने वाले का आंसर कितना जाएगा, ये आ गया अपने पास 15। कितना आ गया, 15, ठीक है। अब सही है ना, 15 और 10 25, तो वहां से 40 माइनस 25 हो जाएगा 15, यानी 15 + 15 कितना आंसर आएगा इसका, 30। कितना आंसर आ जाएगा इसका, 30। इसका आंसर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, आगे बात समझ में। तो इस रीजन से देखो कितना आराम से होगा, कितना आसानी से हो गया, और ये बहुत आसान लगता है, नॉर्मली इक्वेशन बन गई, सिंपल चीज है। चलो तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो अगला क्वेश्चन भी इसी कॉन्सेप्ट पे लेने वाले हैं, ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, और आसान है, देखो बिल्कुल ये। चलो, तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है सर। क्या लिखा पड़ा, इन अ सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट, यानी कि यहाँ पर से 25 स्टूडेंट्स के ऊपर क्या करा गया, आपका सर्वे करा गया। ठीक है, सर्वे क्या था, तो इसमें बोला, इसमें बताया गया, इट वॉज फाउंड दैट 12 हैव टेकन फिजिक्स, यानी कि 12 बच्चों ने फिजिक्स लिया, और 11 ने आपको क्या लिया है, केमिस्ट्री लिया है, और उसके बाद यहाँ पर से 15 ऐसे जिन्होंने क्या लिया है, मैथमेटिक्स लिया है, और 4 ऐसे हैं जिन्होंने फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों लिए हैं, 9 ऐसे हैं जिन्होंने फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों लिए हैं। ठीक है, उसके बाद 5 ऐसे हैं जिन्होंने केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स दोनों लिए हैं, जबकि 3 ऐसे हैं जिन्होंने तीनों सब्जेक्ट लिए हैं। तो आपको बताना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन फिजिक्स ओनली, केमिस्ट्री ओनली, वगैरह 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 पढ़ ले। ठीक है, तो सबसे पहले है ना, इस चीज के लिए आपको क्या बनाना है, यही बनाना है, तो मैंने आपको पहले बना के रख रखा है। तो इसमें P4 फिजिक्स वाले, C4 केमिस्ट्री वाले, और M4 मैथ्स वाले। ठीक है, तो यानी 7 इंडिपेंडेंट रीजन आपको दिख रहे हैं यहाँ पर से, ये A है, ये E है, और ये G है, उसके बाद B D F और ये C है, जो इसमें तीनों सब्जेक्ट वाले हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पर से जो चीज दे रखी है उसको आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बाकी इसको है ना, अगर आप वैसे ओरली करोगे तो और अच्छा हो जाएगा डायग्राम से, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा लिख लेता हूँ। सबसे पहले है ना, स्टार्ट करते हैं नीचे से। 3 हैव टेकन ऑल द 3 सब्जेक्ट, यानी कि यहाँ पर से जो 3 ऐसे हैं, 3 स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने तीनों सब्जेक्ट लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों ले लिए। ठीक है, तो अब अच्छी बात है भैया, लिया है तो लिया है। यहाँ से अगर मैं आपसे बोलूँ कि भैया 3 नहीं लिया है, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि 3 मतलब फिजिक्स भी लिया है, एंड केमिस्ट्री भी लिया है, एंड मैथमेटिक्स भी लिया है। तो हम यहाँ पर से इसको बोलेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट फिजिक्स लिया है, ठीक है, केमिस्ट्री लिया है, और मैथमेटिक्स लिया है, तो उसको कितना दे दिया, 3। और ये आपको पता है इसकी वैल्यू है आपकी सी की वैल्यू है, नहीं सी की वैल्यू नहीं है क्या, बताओ। ये हमारे पास किसकी वैल्यू सर, क्योंकि आपको पता है ना, ये वाला रीजन है तीनों के लिए। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 3 आ गई, सी की वैल्यू 3। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर से 5 ऐसे जिन्होंने केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स लिया है, तो 5 ऐसे जिन्होंने केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स लिया है, तो रीजन कौन सा है, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स दोनों का रीजन आपके पास कितना, ये एफ। लेकिन उसमें आपको पता है पूरा रीजन आएगा,
यानी कि 5 जो है वो 5 किसकी वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू है। ठीक है, बाद में डायग्राम से आराम से करेंगे। देखो यहाँ से बोल रहा हूँ कि एन ऑफ, यहाँ पर से लिखा है केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, यानी सी इंटरसेक्शन एम आपको दे रहा है कितना, यहाँ पर से 5। ओके, उसके बाद यानी ये चीज लिखी पड़ी है सी इंटरसेक्शन एम, का मतलब है कि यहाँ पर से ये रीजन जो है सी प्लस एफ, सी प्लस एफ कितना आ गया आपके पास, सी प्लस एफ की वैल्यू हो गई 5। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर से अगर मैं आपसे बोलूँ एन ऑफ, ऐसे यहाँ पर से ये लास्ट हमारा उल्टा पढ़ रहे हैं हम लोग, 9 जो है, 9 कौन से है जिन्होंने फिजिक्स और मैथमेटिक्स लिया, तो फिजिक्स इंटरसेक्शन मैथमेटिक्स, वो कितने हैं, 9। 9 कितने हैं, 9। तो यानी कि यहाँ पर से फिजिक्स और मैथमेटिक्स का रीजन इंटरसेक्शन के लिए कौन सा आ रहा है, डी प्लस सी, दोनों। ठीक है, मतलब इसमें ये थोड़ी बोल रहे हैं कि भाई दो वाले हैं, सिर्फ एग्जैक्टली दो थोड़ी बोला है, यानी कि इसमें दो हो सकता है, वो 3 वाला भी हो सकता है। तो डी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 9 आ गई। ऐसे करके सारी क्वेश्चन आप लिख लोगे। तो यहाँ पर से अगला है अपने पास 4 जिन्होंने केमिस्ट्री और फिजिक्स लिया है, तो यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट फिजिक्स, फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री कितना आ गया, कितना आ गया, 4 आ गया। और फिजिक्स और केमिस्ट्री को यहाँ देख रहा हूँ तो बी प्लस सी की वैल्यू मिली पड़ी है कितनी, यहाँ पर से जाएगी हमारे पास कितनी, हाँ 4। उसके बाद दे रखा है 15 मैथमेटिक्स वाले हैं, तो यानी कि मैथमेटिक्स वाले कितने हो गए, 15। अब इसको आप चाहो तो इक्वेशन में लिख सकते हो कि मैथमेटिक्स में ये हो जाएगा हमारे पास सी डी एफ जी, है ना, सी डी जी एफ या सी डी जी एफ, सी प्लस डी प्लस एफ प्लस जी। तो ऐसे करके सारी बना लो आप इक्वेशन। ठीक है, और देखो इधर भी लिख लेते हैं, और यहाँ से मैं लिखूंगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गया। अब फिजिक्स लेते हैं, फिजिक्स 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 कितने फिजिक्स वाले, 12। तो 12, अब इसमें से आप लिखोगे तो क्या बनेगा, देखो फिजिक्स वाले हैं ये वाला रीजन, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर में 12। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर से हमारे पास 15 वाले मैथमेटिक्स हो गए, वो लिख लिया मैंने। अब बचे आपके पास केमिस्ट्री जो 11 है, यानी कि यहाँ पर से नंबर ऑफ एलिमेंट ना, यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं लिखा मैंने, यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट कर दो आप पी। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट इन केमिस्ट्री अपने पास कितने हो गए, 11। तो इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो केमिस्ट्री के लिए ये वाला रीजन आ रहा है ये पूरा, तो बी सी ई एफ, बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ हो जाएगा आपका कितना, 11। देखो ठीक है, आगे समझ बात। तो सारे जितने है ना उतने लिख लो। अब स्टार्टिंग में उसने बोला 25 स्टूडेंट सर्वे कराया, 25 स्टूडेंट जो है उनमें से ऐसा तो बोला नहीं इसने कि 25 स्टूडेंट ने कोई ना कोई एक सब्जेक्ट लिया है, हो सकता है कि इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के अलावा भी कोई और सब्जेक्ट लिया हो। तो इसका मतलब ये यूनियन अभी तो हम नहीं कह सकते, है ना। 25 स्टूडेंट जो है वहां पर से ऐसा नहीं बोला, अगर क्वेश्चन में बोलता है कि एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट लिया गया, यानी कम से कम एक सब्जेक्ट लिया गया हर स्टूडेंट के द्वारा, तब तो आप क्या मानते हैं, कहीं ना कहीं यूनियन बनेगा, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते। तो ये जो सारी इक्वेशंस हैं इनको आप सिंपलीफाई करोगे तो आराम से अपने पास वैल्यू हो जाएगी। तो सिर्फ ऑब्जर्व करो, देखो सी की वैल्यू 3 डाल दो इसमें, तो एफ कितना जाएगा अपने पास 2, यानी एफ का मतलब अब मैं यहाँ पर से लिख रहा हूँ। ठीक है, सी अपने पास इधर रखा है, ये रखा है सर आपके पास 3। ठीक है, अब आप खुद सोचो कि यहाँ पर से सी प्लस है, मतलब ये 2 सब्जेक्ट के लिए दे रखा है। अब आप डायरेक्ट आराम से कर सकते हो कि सी प्लस एफ, ये वाली रीजन की वैल्यू 5 है, तो खुद सोचो ये कितना जाएगा अपने आप में, 5, तभी तो बनेगा, 3 प्लस 2 5 होगा। और आप बाकी इसमें भी रख सकते हो, सी की वैल्यू 3 रख दो, है ना। उसके बाद एफ की वैल्यू कितनी जाएगी, निकल के 5 में से 2 हो जाएगी। ठीक है, आगे बस हमें थोड़ा इक्वेशन भी बना दिया मैंने और डायग्राम से, तो ऐसे ही हो जाएगा ये फिर चुटकियों में। उसके बाद यहाँ पर से डी प्लस सी, यानी कि कौन सा रीजन है, ये डी प्लस सी वाला रीजन है, इसकी वैल्यू दे रखी है वो कितनी, 9। तो आप खुद सोचो कि अगर ये 3 है तो ये पूरा 9 कब बनेगा, जब ये आपका कितना हो जाएगा, 6। और बाकी आप इक्वेशन में भी देख सकते हो, यहाँ पे रख दो सी की वैल्यू, तो डी की वैल्यू तो जाएगी 9 - 3 बराबर 6। ओके, तो यहाँ से रख दो सी की वैल्यू, बी की वैल्यू कितनी जाएगी, 4 - 3 में 1। तो ये ऑब्वियस सी बात है, बी प्लस सी की वैल्यू 4 है, तो ये कितना जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक, आगे आगे क्या है अपने पास, अब अगली जो है अपने पास ये बन रही है। तो यानी यहाँ पर से आप खुद सोचो कि इसमें से सी डी एफ जी, अब इनकी वैल्यूज जो जो आ गई है उनको रख दो, आराम से जाएगा। तो वैसे ही ऑब्जर्व कर लो, देखो पूरा की पूरा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू दे रखी, कितनी है अपने पास, ये दे रखी है हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी डी की वैल्यू ये रही, है ना, 12, फिजिक्स के 12 है। तो आप खुद सोचो 12 फिजिक्स के, यानी पूरा ये रीजन है ना, ये कुल मिला के 12 है। तो आप सोचो 6 + 3 + 1 6 और 3 और 1 10 हो गए, तो इसका मतलब टोटल 12 है। तो ये रीजन अपना कितना जाएगा, ये आपका जाएगा कितना, 2, यानी कि ओनली फिजिक्स वाले कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक है, मैं इक्वेशन में रख नहीं रहा हूँ, आप रख सकते हो। यहाँ पर देखो हमारे पास बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, डी की वैल्यू रख दोगे, जो कि हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, उससे आपकी ए की वैल्यू निकल जाएगी, सिंपल चीज है। उसके बाद यहाँ पर से अगला है हमारे पास केमिस्ट्री वाले, में सारे रीजन निकाल रहा हूँ अपने आप पे। तो केमिस्ट्री वाले का कुल मिला के कितना रखा है, जो केमिस्ट्री लिए तो उनके रीजन है अपने पास 11 है। तो सोचो अगर ये बी प्लस ई प्लस सी प्लस एफ 11 है, तो अपने पास इनकी वैल्यू तो आ गई है, तो यहाँ पर से 3 और 2 5 और 6, इसका मतलब 11 के लिए आपके पास
केमिस्ट्री यानी ई रीजन जो है सिर्फ केमिस्ट्री वाले कितने जाएंगे 5। उसके बाद यहाँ पर से हमारे पास लास्ट बचा है जी, तो उसके लिए मैथमेटिक्स में 15 दे रखे हैं, तो सोचो सी डी एफ की रख दो, तो वो अपने पास 6 और 3 और 2 11 है, तो ऑटोमेटिकली 15 माइनस 11 हो जाएगा, उधर जाएगा कितना जाएगा 4। यानी कि यहाँ पर से जो सिर्फ मैथमेटिक्स वाले हैं, मैथमेटिक्स ओनली वाले, वो 4 है। अब आप ये चीज समझ में आ गई आपको, तो सारे रीजंस मैंने निकाल ली इंडिपेंडेंट रीजंस की वैल्यू। अब क्वेश्चन करें एक बार फटाफट से, तो फिजिक्स ओनली यानी सिर्फ फिजिक्स वाले कितने, तो सिर्फ फिजिक्स वाले ये रीजन है ए वाला, तो इसका वैल्यू कितनी जाएगी, इसका आंसर आएगा आपका कितना 2, यानी देता हूँ आंसर 2। ठीक है, एक मिनट इसको कर लेते हैं, कितना आ गया सर इसका 2, फिजिक्स वाले कितने आ गए 2, और केमिस्ट्री वाले तो वो ई रीजन बता रहा है, तो कितने जाएंगे इसके 5, कितने जाएंगे 5। सिर्फ मैथमेटिक्स वाले कितने आएंगे, सिर्फ मैथमेटिक्स वाले आपके पास कितने आ रहे हैं 4। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछ रहा है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, देखो सारे एक साथ हो गए ना, खट 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 आंसर। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वाले हो पर मैथमेटिक्स नहीं हो, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री हो पर मैथमेटिक्स ना हो, तो फिजिक्स केमिस्ट्री का मतलब ये रीजन आएगा। पर अगर इस सी को लूंगा तो उसके अंदर मैथमेटिक्स वाले भी आ जाएंगे, तो आपको वो कह रहा है कि सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री वाले होने चाहिए हमारे पास जो है, मैथ्स वाले नहीं होने चाहिए। तो यानी कि बी वाला रीजन जो है ऐसा है जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री तो आ रहे हैं पर इसमें मैथमेटिक्स वाले नहीं आएंगे, तो बी की वैल्यू कितनी है 1, कितनी है इसका आंसर 1, इसका आंसर आएगा। ठीक है, उसके बाद ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट, यानी कोई भी एक सब्जेक्ट लिया हो, कौन सा एक लिया हो ये नहीं पता है, फिजिक्स लिया हो या फिर मैथ्स लिया हो या फिर केमिस्ट्री लिया हो, तो एक सब्जेक्ट वाले का मतलब ए प्लस ई प्लस जी, यानी वो फाइनली पूछ रहा है आपसे एग्जैक्टली 1 बता दो, तो ए प्लस ई प्लस जी कितना हो जाएगा, जोड़ लो इनको, 5 और 2 7 और 4 11, ये आ गया आपका 11। 11 ऐसे हैं लोग जिन्होंने कोई ना कोई एक सब्जेक्ट लिया है, फिजिक्स भी लिया हो सकता है, केमिस्ट्री भी या मैथ्स भी। ओके, उसके बाद कह रहा है एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट, यानी कम से कम कोई सा भी एक लिया हो 3 में से। अब कम से कम एक का मतलब है एक लेने वाला भी आ जाएगा, हो सकता है 2 लिए हो वो भी आ जाएगा, हो सकता है 3 लिए हो, अब 4 5 6 भी जा नहीं सकता, क्योंकि पता है ना एटलीस्ट का मतलब कम से कम होता है, तो कम से कम एक का मतलब है कि यहाँ पर से एक भी ले सकते हैं, 2 भी 3 भी, तो कुल मिला के कह रहा है आपसे कि मुझे ऐसे बता दो जिनका यूनियन आ रहा हो, है ना, यूनियन, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का यूनियन पूछ रहा है आपसे कि इसमें एक वाले भी जाएंगे, 2 वाले भी जाएंगे, 3 वाले, यानी सारे रीजंस की पूछ रहे हैं। तो आप सारे रीजन आप निकालोगे तो कितना जाएगा, जोड़ लो इनको, कितना हो रहा है देखो, 5 2 7 और 4 कितना हो गया 11, फिर आ जाएगा अपने पास 12 12 और कितना हो गया 6 अरे ऐसे जोड़ लो यार, इसमें क्या है, सिंपल सिंपल सा है, तो कुल मिला के 23 आएगा, कितना आएगा 23। ओके, एक बार क्रॉस चेक कर लो आप, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 5 20 और 2 1 3, तो 23 आ गया। अब 23 ऐसे हैं जिन्होंने कोई ना कोई सब्जेक्ट लिया, इट कैन बी 1 हो सकता है, ओनली 1, एग्जैक्टली 2, एग्जैक्टली 3। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नन ऑफ द 3 सब्जेक्ट, मतलब कि एक भी सब्जेक्ट नहीं लिया, कोई सा भी सब्जेक्ट नहीं लिया, तो सोचो कोई सा भी नहीं लिया मतलब इस रीजन से बाहर का, मतलब ये वाला रीजन आप सोच रखते हो, ये वाला रीजन, तो यानी कि यहाँ पर से कोई सा भी सब्जेक्ट नहीं लिया, तो ये ऑब्वियस ही बात है। अब टोटल अपने पास सर्वे कितने में गया 25 स्टूडेंट, 23 बच्चों ने कोई ना कोई सब्जेक्ट तो लिया है इन तीनों में से, तो बचे कितने, ऑब्वियस सी बात है अब बच रहे हैं अपने पास यहाँ पर से टोटल में से माइनस कर दो 23, यानी कि 2 बच्चे ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं जिन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स नहीं लिया, कोई और सब्जेक्ट लिया है। समझ में आ गया आपको, तो देखो कितने आराम से हो गया इस क्वेश्चन को, विदाउट हमारे जो प्रायर फॉर्मूले पढ़े हैं उससे ये डिफिकल्ट हो सकता है, इवन हो भी ना हो, है ना, प्रॉब्लम आ सकती है इसके अंदर, तो बेस्ट अप्रोच है ये, कितना आराम से हो गया ओरली, वेन डायग्राम ने आपकी कितनी हेल्प कर दिया। ठीक है, चलो आगे बात करें। ओके, अगला है इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल, यानी कि यहाँ पर से 65 पीपल है, 65 लोग हैं, उनमें से 40 को क्रिकेट पसंद है और 10 को दोनों चीज पसंद है, क्रिकेट और टेनिस। तो पूछ रहा है कितने ऐसे हैं जिनको सिर्फ टेनिस पसंद है, क्रिकेट नहीं, और कितने ऐसे जिनको टेनिस पसंद है। तो आप सोचो 65 लोग दे रखे हैं, है ना, 65 लोग दे रखे हैं, तो 65 लोग यानी ये एक तरह से मान लो यूनियन दे रखा है। अब इसमें ना क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको करेक्शन करना पड़ेगा, इसमें ना बता नहीं रखा कि हर एक बंदा 65 लोगों में से हर एक बंदे को कोई ना कोई खेल पसंद है, टेनिस या फिर क्रिकेट, इसमें बोलना चाहिए, वैसे इसका मीनिंग यही है कि 65 लोगों में से क्रिकेट और टेनिस कोई ना कोई एक गेम तो खेला जा रहा है, नहीं ताकि ये सारा का सारा आपका ये क्या बनेगा, कुल मिला के आपका बनेगा यूनियन। ठीक है, थोड़ा सा इसका इंटरप्रेशन आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन का, कि इसमें ये कह रहा है यूनियन ही। ठीक है, तो 65 लोगों में से हर एक कोई ना कोई गेम खेल रहा है, यानी कुल मिला के यूनियन आपको दे रखा है कितना, टेनिस और क्रिकेट का यूनियन दे रखा है कितना 65, 65 मतलब, तो यानी कि 40 क्रिकेट पसंद। अब इसमें सिर्फ सिर्फ क्रिकेट नहीं है, ऐसे लोग हो सकते हैं इसके अंदर जिनको आपको टेनिस भी पसंद हो सकता है। ठीक है, तो मान लो कि ये क्रिकेट है
और ये आपका क्या हो जाता है 10 तो क्रिकेट वाले कितने हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन क्रिकेट दे रखा है आपको कितना 40। ठीक है, उसके बाद क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करने वाले यानी कि यहाँ पर से इंटरसेक्शन दे रखा है, क्रिकेट इंटरसेक्शन टेनिस दे रखा है आपको कितना 10। आप खुद सोचो कि ये पूरा के पूरा रीजन आपका कितना है 40 है और ये रीजन दे रखा है कितना 10। ठीक है, तो 40 में से आप घटा दो इसको तो ये कितना जाएगा 30, आगे नहीं आ गया 30। तो आप खुद सोचोगे ये जो 40 है वो तो क्रिकेट वाला है, पर 10 उसमें से क्या है जो टेनिस भी पसंद कर रहे हैं, क्रिकेट एंड टेनिस। अब ये रीजन आपका क्या है कि सिर्फ क्रिकेट पसंद करने वाला है। तो पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन कि कितने ऐसे हैं जिनको सिर्फ टेनिस पसंद हो क्रिकेट नहीं हो। तो आप सोचो कि ये पूरा रीजन जो है इसका सम कितना आएगा 65 आएगा, हाँ या ना। तो आप यहाँ पर से समझ लो कि अपने पास गिवन दे रखे है एन ऑफ क्रिकेट यूनियन टेनिस दे रखा है वो कितना आपको 65। अब आप इसमें कॉमन सेंस लगा लो वेन डायग्राम से, यहाँ पर से टोटल 65 है तो ये 40 है तो ये कितना जाएगा, सोचो कितना आएगा 25, सीधा वेन डायग्राम से आ गया। इनका सबका सम कर लो 30 + 10 40, 40 + 25 कितना हो जाएगा 65। अब आप इसमें से अपना आंसर निकाल लो जो निकालना है। तो पूछ रहा है सिर्फ टेनिस वाले बता दो, टेनिस वाले कितने आएंगे, इसका आंसर आएगा यहाँ पर से, इसको ऐसे लिख दू एन ऑफ टेनिस, लेकिन कौन नहीं आएगा, क्रिकेट नहीं आएगा, सही है ना। टेनिस इंटरसेक्शन सी डैश मतलब सिर्फ टेनिस, तो कितना आ गया इसका आंसर 25। ठीक है, बाकी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो एन ऑफ टी माइनस में टी इंटरसेक्शन के ना माइनस कर सकते हो, बाकी यूनियन का फॉर्मूला लगा सकते हो। मतलब सिर्फ मैं वेन डायग्राम का यूज करना सिखा रहा हूँ इस क्वेश्चन में, तो तुरंत से होगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर से पूछ रहा है आपसे कि टेनिस वाले कितने, तो टेनिस वालों का कितना आ जाएगा, सोचो इनका सम कर दो। तो सिर्फ टेनिस वाले नहीं, टेनिस वाले कितने होंगे, टेनिस वाले 25 + 10 कितना जाएगा आंसर 35। आ गई बात समझ में। तो वेन डायग्राम से देखो कितना आराम से हो गया, ये वही चीज है रीजंस वाला। तो ये 1 2 3 इंडिपेंडेंट रीजंस। ओके, चलो आगे बात करें। हाँ जी, अगला चीज है इनइक्वलिटीज। अब कुछ एक इनइक्वलिटीज भी समझ लेते हैं, कुछ ना कुछ रिश्ते समझ लेते हैं। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट में कुछ इनइक्वलिटीज भी बन रही है क्या, तो थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं इसको। देखो आप तो सिर्फ ऑब्जर्व करके चलो, वही चीज आपको समझ में आ जाएगी। तो पहला चीज है कि ए यूनियन बी में जो संख्या आएंगी ना एलिमेंट्स की, वो हमेशा यूनिवर्सल से या तो बराबर हो सकती है, क्या होगी, कम। और ये ऑब्वियस सी बात है, सही है। क्यों, क्योंकि सर हमने पढ़ा है यूनिवर्सल सेट जो होता है वो हमेशा सबसे बड़ा सेट होता है। तो कोई भी सेट उसके बराबर तो जा सकता है लेकिन उससे कभी बड़ा थोड़ी होगा। तो ए यूनियन भी अपने आप में एक सेट ही तो होता है, और उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं ना वो यूनिवर्सल से या तो कम रहेंगे या क्या रहेंगे, उसके बराबर हो सकते हैं। कब बराबर होंगे, जब ए यूनियन भी अपने आप में खुद यूनिवर्सल सेट होगा तभी बराबर हो सकते हैं। यूनिवर्सल सेट से कभी भी एलिमेंट ज्यादा नहीं हो सकते, कॉमन सेंस है ना ये तो आप ये समझ लो कि इसमें क्या ही बताऊं मैं, वैसे ही ऑब्जर्व कर लो आप यहाँ पर से कि सीधा सीधा सा अगर ये यूनिवर्सल सेट है आपका रेक्टेंगल, तो यूनियन हमेशा कहीं ना कहीं इसके अंदर रहता है या इसके बराबर हो सकता है, घिसपिट के जो भी हो सकता है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर से हमेशा यूनिवर्सल सेट जो है उसके अंदर एलिमेंट ज्यादा होते हैं, यूनियन उसके बराबर हो सकता है, उससे क्या होगा, कम। अच्छा, यहाँ से आप थोड़ा सा फॉर्मूला लगा के भी ऑब्जर्व कर सकते हो, अपना ए यूनियन बी का फॉर्मूला बनाओ, तो कहीं ना कहीं आपको यूटिलाइज करना पड़ सकता है ना। क्वेश्चन भी करेंगे, देखो आपके पास ये फॉर्मूला हम लोग को रट लेना है, बिल्कुल हमने समझ लिया है। तो ये जो चीज़ है ये चीज़ भी आप यूज़ कर सकते हो क्वेश्चन के अंदर, यहाँ से इंटरसेक्शन वगैरह के बारे में निकाल सकते हैं, जब क्वेश्चन आए तब देखेंगे। ठीक है, अब अगली वाली क्या कर रहा है, तो यहाँ से बोल रहा है कि भैया ए यूनियन बी के अंदर जो एलिमेंट है ना वो कहीं ना कहीं एन ऑफ ए और एन ऑफ बी के बराबर हो सकते हैं, उससे क्या होंगे, कम। समझने के लिए ऐसा समझो कि यहाँ पर से केसेस बना सकते हो। अब देखो क्या कि क्योंकि आप देखो अगर दो सेट ले रहे हो तो दो सेट जो है उसमें से मान लो दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, अभी दूर दूर है, इंटरसेक्शन यानी डिसजॉइंट सेट है, इंटरसेक्शन क्या है आपका 0 है, यानी ना कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा कॉमन। तो आप सोचो उनका यूनियन क्या होगा, तो आप सीधा बोलोगे एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी होगा, हाँ या ना। लेकिन जैसे जैसे नजदीक आएंगे थोड़ा इंटरसेक्शन हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका यूनियन जैसे इंटरसेक्शन होगा तो यूनियन जो होगा ना उसके एलिमेंट्स पहले जो आ रहे थे एज कम्पेयर टू अब क्या हो जाएंगे, कम। जैसे जैसे इंटरसेक्शन बढ़ता जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है आपको यूनियन क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। लेकिन कहाँ तक जाएगा उसके लिए अगला पॉइंट पढ़ेंगे। लेकिन आप ये समझ लो कि कहीं ना कहीं हमारे पास जो डिसजॉइंट सेट का यूनियन आता है ना एज कम्पेयर टू इंटरसेक्शन के दौरान आ रहा है, वो ऑब्वियस सी बात है पहले वाला केस ज्यादा होगा। समझने के लिए आप फॉर्मूला यूज कर लो, देखो और अच्छे से। तो आप यहाँ पर आप सोचो कि ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो हमारे पास होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आप खुद सोचो कि इक्वलिटी के लिए यहाँ पर इक्वलिटी लगी पड़ी ना, अभी इनइक्वलिटी है, तो इक्वलिटी क्यों लगी पड़ी, क्योंकि यहाँ पर से इन दोनों के पीछे ये भी हो रहा है नहीं हो रहा। तो यानी कि यहाँ पर से इंटरसेक्शन बी जो है इसमें से कहीं ना कहीं माइनस हो रहा है, यानी कि ये वैल्यू को कम कर रहा है। इन दोनों के सम को कम करने के बाद ये चीज बराबर हो रही है, सही है ना। अगर सोचो मैं इसको हटा दूं, मतलब मैं माइनस नहीं करूं, तो ऑब्वियस सी बात है ये वैल्यू कहीं ना कहीं बढ़ रही है, ये बढ़ जाएगी। तो ये चीज कब खत्म होगी, जब इंटरसेक्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, एलिमेंट्स 0 होंगे।
यानी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो उस वक्त ये जीरो हो जाएगा, बाकी इससे ज्यादा मिनिमम नहीं होगा, फिर तो बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा, तो ये धीरे धीरे वैल्यूज इसमें से माइनस होकर ये आपका यूनियन जो है ना घटेगा। तो कुल मिला के आप याद रखना, ये थोड़ा दिमाग में याद रखना कि हमेशा ए यूनियन बी में जो एलिमेंट्स आते हैं ना वो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी से या तो बराबर हो सकते हैं, उससे क्या होंगे, कम। बराबर कब होते हैं, जब आपका इंटरसेक्शन हो रहा हो, और आपका हमेशा छोटा कब रहेगा ये, जब आपके यहाँ पर से इंटरसेक्शन नहीं हो रहा, डिसजॉइंट सेट हो। ठीक है, क्लियर है क्या बात? थोड़ा थोड़ा सा ये ऑब्जर्व करके चलो। ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि रटना ही है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन। उसके बाद अगला पॉइंट है ए इंटरसेक्शन बी। तो इंटरसेक्शन बी की बात करें, अभी यूनियन की बात करें, तो अब आ रहा है इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन बी, अब देखो कोई भी एलिमेंट होगा, इंटरसेक्शन का मतलब है कि यहाँ पर से आप देखो कि या तो इंटरसेक्शन यहाँ से बात हो रही है दूर दूर, थोड़ा पास आए, फिर बिल्कुल पास आ गए, एक के अंदर एक हो गए। ठीक है, यानी कि यहाँ पर से ये दो दो तीन तीन केस बन गए। ठीक है, तो यानी कि अपने पास जो पहला केस है ना, इसमें इंटरसेक्शन क्या है, आपके पास हो ही नहीं रहा, इसमें हो रहा है और इसमें एकदम सबसेट बन गया। तो सर यहाँ पर से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें आपका इंटरसेक्शन क्या है, एलिमेंट्स नहीं है, नल सेट है, तो एलिमेंट्स कितने जाएंगे इसमें, जीरो आ जाएंगे। कितने आएंगे, जीरो। इसमें कुछ ना कुछ तो आएंगे, और इसके अंदर तो आपको पता है सबसेट है। तो एक एक केस को आराम से समझो। देखो क्या कह रहा है कि एलिमेंट्स जो है ना इंटरसेक्शन बी के अंदर वो जीरो हो सकते हैं, जीरो से क्या होंगे, बड़े। इधर कह रहा है कि उनकी वैल्यू जो होगी ना, वो क्या होगी कि एन ऑफ ए और एन ऑफ बी में से जो भी मिनिमम होगा ना, उससे ज्यादा इंटरसेक्शन की वैल्यू कभी नहीं होगी, उस तक ही होगी। मतलब क्या है, देखो समझो। यहां पर से ये जो सेट है आपको दिख रहा है, ए सेट और बी सेट। ए सेट जो है थोड़ा छोटा है, बी मैंने कह लिया बड़ा। तो आप सोचो इनके अंदर इंटरसेक्शन आ ही नहीं रहा, तो इंटरसेक्शन की वैल्यू जीरो हो गई, मतलब यहाँ पर से कि इसके अंदर एलिमेंट जीरो हो गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे आओ, अब ऐसे समझो इसको अंदर एलिमेंट ले लिया, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, ये मान लेते हैं। अब आपके पास ये दिख रहा है कि इसमें ये आपका ए सेट ले लेते हैं और ये आपका सेट लेते हैं बी। ठीक है सर, अब यहाँ से ना ए जो सेट है और बी जो सेट है, इनके अंदर इंटरसेक्शन कितना आ रहा है, सी, यानी एक एलिमेंट आ रहा है। तो आप खुद सोचो कि इसके अंदर जो भी, इसमें ए में कितने आ रहे, तीन, और इसमें कितने आ रहे, बी में छह। तो इसमें ए में आपके पास जो है छह एलिमेंट नहीं, तीन एलिमेंट आ रहे हैं, और बी में कितने आ रहे हैं सर, सिक्स एलिमेंट आ रहे हैं। तो जो इनका इंटरसेक्शन आया है ना, वो आपके पास कितने एलिमेंट लेके आ रहा है, वो आ रहा है एक लेके। यानी कहीं ना कहीं इन दोनों में से जो मिनिमम है ना, उसके एलिमेंट से कम ही आएगा इंटरसेक्शन। नहीं आ रहा, ये तो लिखा पड़ा है देखो कि एन ऑफ ए और एन ऑफ बी में से जो भी मिनिमम होगा, उसके एलिमेंट से इंटरसेक्शन या तो उसके बराबर हो सकता है, उससे क्या होगा, कम ही होने वाला है। कभी भी इंटरसेक्शन छोटे वाले सेट से ज्यादा नहीं होगा। हमेशा याद रखना ये चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एलिमेंट्स की संख्या इंटरसेक्शन के अंदर हमेशा छोटे वाले सेट से या तो बराबर हो सकती है, हमेशा उससे क्या रहेगी, कम। ठीक है, आ जाओ तीसरा केस लेते हैं। तो ये वाला केस कौन सा है, अब आपको सोचो, इसके अंदर अगर आप, मैं बोलूँ इंटरसेक्शन कराओ, तो ए बी सी हो जाएगा और बाहर आपके घूमेंगे डी ई एफ जी और एच। तो यहाँ पर से अगर मैं बोल रहा हूँ कि इसमें कुल मिला के ए सबसेट है क्या, बी का, तो आप मुझे बताओ कि इसके अंदर जो इंटरसेक्शन आ रहा है वो कितना आ रहा है सर, वो आ रहा है हमारे पास कितने, तीन एलिमेंट आ गए। तो आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि इसमें जो मैक्सिमम इंटरसेक्शन कब आया, जब वो सबसेट बन गया। तो कुल मिला के अभी भी जो इंटरसेक्शन के अंदर एलिमेंट आ रहे हैं वो तीन आ रहे हैं, और वो किसके बराबर आएंगे, वो आपके आएंगे यहाँ पर से ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट कम से कम हो। तो इन दोनों में से जो मिनिमम आएगा ना इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स, उस तक हो सकते हैं, बाकी उससे क्या रहेंगे, कम। और मिनिमम से मिनिमम क्या होगा, जीरो, जब डिसजॉइंट हो जाएंगे। आ गई क्या बात समझ में, ऑब्जर्व कर लिया। चलो आगे बात करते हैं, और भी कुछ है क्या, बिल्कुल एक और है हमारे पास कि ए यूनियन बी के ऊपर वापस आ गए। तो इतना तो हमने पहले ही पढ़ लिया, ए यूनियन बी के अंदर यूनिवर्सल से क्या होंगे, कम। लेकिन ज्यादा किससे होंगे, तो फिर से वही समझ लो केसेस। तो जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे एलिमेंट लिए ए बी सी, वही डी ई एफ जी एच। ठीक है, अब आप इसमें खुद सोचो कि सर इसके अंदर यहाँ पर से यूनियन जो आएगा ना, उसके अंदर एलिमेंट कितने आएंगे, तीन, दो पांच, और ये कितने आएंगे, आठ। तो कुल मिला के ये चीज समझे आप कि यहाँ पर से ए यूनियन बी की जब मैं बात कर रहा हूँ ना, तो यूनियन जैसे जैसे दूर रहेंगे तो ज्यादा रहेगा, लेकिन जैसे जैसे इंटरसेक्शन बढ़ता जाता है तो वो क्या होता है, कम होता है। लेकिन कम कहाँ तक होगा ना, कम से कम यूनियन की वैल्यू क्या आने वाली, वो भी देखने वाले हैं। तो कम से कम यूनियन की वैल्यू जो आएगी ना, वो कहाँ पर आएगी, वो आएगी यहाँ पर। यहाँ पर मैक्सिमम, फिर कम, और फिर सबसे कम। तो सबसे कम यानी एटलीस्ट वैल्यू जो होगी, कम से कम वैल्यू कितनी आने वाली यूनियन की, वो बात कर रहे हैं। तो कम से कम के लिए अब आप सोचो, इसके अंदर अगर मैं केस बनाऊंगा ए बी सी, इसके अंदर ले लेते हैं ए बी सी डी ई एफ जी और ये एच। ठीक है, अब आप सोचो इसके अंदर अपने पास यूनियन में कितने एलिमेंट आएंगे, तो आपको पता है रिपीट नहीं करते। तो ये कितना जाएगा, यहाँ पर से तीन, कितना हो गया, चार पाँच आठ, हो गए ना आठ।
तो कुल मिला के ये चीज समझ लो कि यहाँ पर से हमारे पास जो बड़ा सेट होता है ना, बड़ा सेट के अंदर के एलिमेंट्स जो होंगे ना, कम से कम यूनियन में उतने तो एलिमेंट आएंगे सोचो कि यानी कि यहाँ पर से हमारे पास ये क्वेश्चन जो ये कह रहा है, एक्सप्रेशन वो ये कह रहा है कि एलिमेंट जो होंगे ना यूनियन के अंदर, वो आपके पास कोई ए या बी में से जो भी मैक्सिमम आएंगे ना एलिमेंट्स जिसमें, उससे कम उतने एलिमेंट्स तो आपको यूनियन में देखने को ही मिलेंगे सर। ठीक है, जैसे इसके अंदर आओ तो यानी अब आप यहाँ पर देखो कि मैं बोल रहा हूँ ए बी सी डी ई एफ जी और एच। अब आप इनका यूनियन करोगे तो कितने आ जाएंगे? ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास जो बी सेट है वो पूरा की पूरा कंप्लीट आएगा यूनियन के अंदर, हाँ या ना? कि भाई यहाँ से ए सबसेट है बी के अंदर, तो ये वाला जो है ना इस स्टेज में यूनियन कम से कम होने वाला है, बाकी इसमें थोड़ा ज्यादा होगा और सबसे ज्यादा इसके अंदर आएगा। तो यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर से यूनियन के अंदर कितने एलिमेंट आ सकते हैं, पॉसिबल है कम से कम कितने आएंगे, तो जो बी सेट है ना वो आपका बड़ा सेट है। तो यानी कि यहाँ पर से इनमें से जो मैक्सिमम होगा, अब मैक्सिमम कौन सा होगा यहाँ पर से? ऑब्वियस सी बात है बी सेट होगा, क्योंकि मैंने बी को अंदर ले रखा है। तो यानी कि इसके अंदर जो आएंगे ना एलिमेंट ए यूनियन बी के, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर से हमारे पास जो भी एक सेट होगा उसमें जितने एलिमेंट है ना उससे तक या उससे ज्यादा ही देखने को मिलेंगे, कभी उससे कम देखने को नहीं मिलेंगे। यानी कि अगर मान लो बी के अंदर अपने पास 6 एलिमेंट है और ए के अंदर 3 एलिमेंट है, तो अपना यूनियन जो होगा ना उसके अंदर कम से कम 6 एलिमेंट तो देखने को मिलेंगे, बाकी 6 से ज्यादा ही मिल सकते हैं, डिपेंड करेगा इंटरसेक्शन के ऊपर कि हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, चलो क्वेश्चन करें अब, बाकी इसको समझते हैं। तो बिल्कुल क्वेश्चन आ गया, देखो ए एंड बी है, उसमें 3 एलिमेंट्स है एलिमेंट, यानी आपने पास एन ऑफ ए दे रखा है 3, एन ऑफ बी कितना दे रखा है सर 6 दे रखा है। ओके, अब यहाँ कह रहा है कि कम से कम मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ जो ए यूनियन बी में है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी तो मैं निकाल नहीं सकता हूँ क्योंकि मुझे इंटरसेक्शन नहीं पता है ना। हमारा फॉर्मूला एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस में एन ऑफ इंटरसेक्शन बी से मैं निकाला था एग्जैक्टली, पर मुझे पता नहीं है इंटरसेक्शन। तो वो कह रहा है कम से कम कितने आएंगे, तो आपको इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है। और मिनिमम वैल्यू के लिए मैंने अभी आपको बताया कि मिनिमम वैल्यू के लिए आपको ये चीज समझनी है कि सर यहाँ पर से कम एलिमेंट जो आएंगे ना वो आपका डिपेंड करेगा कि इन दोनों सेट में से मैक्सिमम जो आ रहा है। तो यहाँ पर से ऑब्वियस सी बात है इसमें जो आएगा हमारा मैक्सिमम जो आएगा वो कौन सा आएगा, एन ऑफ ए और एन ऑफ बी में से उसके एलिमेंट्स की संख्या को हिसाब से देख लेते हैं। तो यानी अब आपको दिख गया, समझ में आई चीज, आगे नहीं आ गई? तो यानी कि इनमें से जो बड़ा सेट है वो कौन सा 6, तो यूनियन के अंदर कम से कम आपको 6 एलिमेंट देखने मिलेंगे। कब देखने को मिलेंगे? जब आपका ए आपका पूरा का पूरा सबसेट हो जाएगा बी का। तो यानी ऑब्वियस ही बात है बड़ा एलिमेंट वाला ही सुपरसेट बनेगा, छोटा वाला भी तरह सबसेट बनेगा। यानी इनमें से जो मैक्सिमम आ रहा है वो कौन सा है, बी। तो इसका मतलब कम से कम एलिमेंट कितने देखने को मिलेंगे आपको उसके अंदर 6, ऑप्शन नंबर बी। बाकी 6 से ज्यादा बन सकते हैं पर कम से 6 से कम नहीं होंगे। ठीक है, आगे बात करें। अच्छा, अब अगला है सर्वे शोज दैट, एक सर्वे दिखाता है कि 63% ऐसे लोग हैं जो एक न्यूज चैनल को देखते हैं। ओके, उसके बाद 76% ऐसे हैं जो दूसरे चैनल को देखते हैं न्यूज के अलावा। अच्छा, कह रहा है कि अगर X% पीपल जो है ना दोनों चैनल देखते हैं तो बताओ कौन सा सही है। अब देखो ऑप्शन देखते हैं, आपको दिख गया इनइक्विटी के दर्शन हो गए, यानी कहीं ना कहीं इनइक्विटी की अप्रोच लगेगी। तो आप पहली चीज तो ये समझ लो कि क्वेश्चन में क्या रहा है। देखो, अगर मैं एक जनरल डायग्राम बनाने की कोशिश करूँ तो ऐसा समझ लो कि जनरल डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, ओके। अब छोटा सा मान लो ऐसे ही मैं बना देता हूँ डायग्राम। तो जैसे मान लो कि अपने पास एक ये आ गया, ठीक है, और दूसरा आपका ये आ गया। तो यानी यहाँ से आप ये चीज समझो कि एक तो आपका है न्यूज चैनल, तो मैं मान लेता है एन लिख लेते हैं, ठीक है, और दूसरा आपका जो आ रहा है अनदर चैनल, मतलब इसको लिख लेते हैं ओ से अदर चैनल कर लेते हैं। तो ये चीज है। अब 63% और 76%, ठीक है। अब इसके अंदर ये बोल रहा है कि आपको X% जो है, मान लेते हैं, मुझे नहीं पता इनका इंटरसेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा था, मान लेते हैं X% है, बीच में X% दे रखा है, ठीक है, ये X% है। तो यहाँ से कुल मिलाकर आपको सोचना पड़ेगा कि यार इसमें इनइक्वलिटी आ रही है, तो खुद सोचो कि X की वैल्यू, अब क्योंकि इंटरसेक्शन की बात कर रहा है दोनों के, मतलब इंटरसेक्शन की वैल्यू अभी हम पढ़ गए, इंटरसेक्शन की वैल्यू जो होगी ना आपकी मैक्सिमम कहाँ तक जाएगी। तो आप खुद सोचो, अगर ये एक भी जो है इनमें से छोटा कौन सा है, एन, तो यानी एन जो है पूरा की पूरा छोटा वाला सेट ही तो सबसेट बनने के चांस हो सकते हैं ना। अभी बड़ा सेट छोटे का सबसेट थोड़ी बन सकता है। यानी कि यहाँ पर से बड़ा कौन सा है, अदर चैनल वाले हैं 76%, तो छोटा वाला आपका 63%। तो अगर मैं बोलूँ कि भाई इंटरसेक्शन आपका मैक्सिमम हो, यानी एक्स की वैल्यू मैक्सिमम क्या पॉसिबल है, तो ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये पूरा सेट जब इसमें घुस जाएगा ना सबसेट बन जाएगा एन,
ओ का, तो उस दौरान मैक्सिमम वैल्यू जो होगी ना एक्स की होगी, और उस वक्त क्या हो सकती है वो मैक्सिमम, जब इतना ये पूरा पूरा 63% है उसमें घुस जाएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या जाएगी 63%, यानी एक्स की वैल्यू मैक्स टू मैक्स कहाँ तक जा सकती है 63, है ना। वैसे ही दिख गया आपको, ऑप्शन इसका सी आएगा। क्लियर। बाकी फॉर्मूले से करेंगे तो आप ये समझो कि यहाँ से मेरे पास जो है फॉर्मूला क्या आता है मेरे पास सर, एक तो आता है हमारे पास ए यूनियन बी जो है। अब क्योंकि इसने बता ही रखा यूनियन कितना होगा, लेकिन आप खुद सोचो कि यूनिवर्सल सेट क्या होने वाला है। परसेंट का जो मैक्सिमम होता है वो क्या होता है, मैक्स टू मैक्स परसेंट कितनी हो सकती है, 100% हो सकती, नहीं हो सकती, 100% से ज्यादा तो नहीं होगी ना। वो कहते हैं ना 101% ट्रू है, तो 101% सब कहने की बात होती है 100% से ज्यादा कुछ नहीं होता। तो कहीं ना कहीं हमारे यूनियन की जो वैल्यू है वो आपके यूनिवर्सल जो होगा उससे आपको पता है लेस हो या उससे बराबर हो सकती है। अब ए एन डी का फॉर्मूला आप लगाओ इसमें, तो एन ऑफ ए प्लस में एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मैंने आपको बताया था ना ये चीज हम यूज करेंगे, तो ये आ गया। ठीक है सर, ओके। अब यहाँ से ए का मतलब है एन ऑफ एन, तो ए आपका पहला सेट है एन, तो ये जाएगा कितना 63%। उसके बाद बी का मतलब अदर चैनल वाले 76% आ गए। ठीक है, उसके बाद एन ऑफ इंटरसेक्शन बी मुझे निकालना है जो कि आपका x%, तो इसको लिख देते हैं x% को। ठीक है, उसके बाद यूनिवर्सल आपको पता है ना, मैक्सिमम यूनिवर्सल कितना होगा 100%, इससे तो आपका कम ही होने वाला है। तो इसको सोल्व कर ले जल्दी से, तो आप खुद सोचो कि यहाँ पर से इसको उधर ले आओ, तो ये कितना जाएगा 7 और 7 13, तो ये जाएगा आपका 139। और यहाँ पर से इसको आप बुलाओ 100% को इधर, तो 100% इसमें से क्या हो जाएगा माइनस, और आप इसको भेजोगे इधर तो ये हो जाएगा प्लस का x%। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर से एक इनइक्वालिटी जनरेट हो गया मेरे पास, और ये कितना सोल्व हो गया 39%। यानी आप सोचो x की वैल्यू 39 के बराबर, 39 से ज्यादा है, मतलब कम से कम 39% एक्स की वैल्यू होगी, यानी कम से कम 39% ऐसे लोग हैं जो दोनों के दोनों देख रहे हैं। अब अपने पास मैक्सिमम निकालनी है तो ये आंसर तो वैसे आ गया है, बाकी मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, तो देखो दूसरी जो है आपके पास क्या बनेगी कि हमने पढ़ा है कि इंटरसेक्शन जो होता है वो आपका क्या होगा, वो आपका कहीं ना कहीं कहाँ तक जाएगा, वो आपका होगा मिनिमम ऑफ इन दोनों में से, तो एन ऑफ एन से या एन ऑफ ओ में से जो भी मिनिमम होगा ना उस तक आपका इंटरसेक्शन जा सकता है, बाकी उससे क्या रहेगा कम ही रहेगा ना। तो यानी कि इनमें से मिनिमम कौन सा आ रहा है सर, बिल्कुल आपने सही गैस करा, मिनिमम आ रहा है हमारे पास कौन सा, जो न्यूज चैनल देख रहे हैं वो कितना है 63%। तो यानी कि इसको हम क्या लिख रहे हैं अब, एन ऑफ इंटरसेक्शन एक्स, ये तो ओ जो है लिखा पड़ा है, कितना मिला पड़ा है x%, x% की वैल्यू 63% हो गई, यानी मैक्सिमम। तो आप इन दोनों को कंबाइन करा दो अब, है ना, इनको कंबाइन कराओ, कंबाइन करा के आपको दर्शन हो जाएंगे किसके, बिल्कुल हो जाएंगे आपको दर्शन इसके कि यहाँ से 63% से कम है, 39 से ज्यादा है, तो ऑप्शन कौन सा आ गया आपका, सी आ गया। ठीक है, इस तरीके से यूज करना है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, कोई ज्यादा बाहर का भी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम 50 स्टूडेंट, यानी 50 स्टूडेंट है जो टेकिंग एग्जामिनेशन इन मैथ, यानी जो एग्जाम दे रहे हैं मैथमेटिक्स फिजिक्स और केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री में एग्जाम दे रहे हैं 50 स्टूडेंट। ठीक है, ओके। ईच ऑफ द स्टूडेंट हैज पास इन एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट। ओके, बहुत अच्छी चीज लगी हमें पढ़ के कि यहाँ पर से हर एक बच्चा कम से कम किसी न किसी एक सब्जेक्ट में पास हो, यानी एक में हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, मतलब ये समझ लो कि 50 स्टूडेंट में से सारे बच्चे पास हो गए, है ना। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं ये अपने आप में यूनियन बन गया। मैंने आपको बोला ना यहाँ पर से जब भी ऐसा आता है कि कम से कम एक में, दो में, तीन में, सब में हुए कोई ना कोई एक बच्चा, तो यूनियन दे दिया आपको कितना 50 स्टूडेंट। ठीक है, ओके, यूज कर लेंगे अब इसको। बाकी आगे क्या रखा है कि 37 जो है ना 37 पास हुए मैथमेटिक्स के अंदर, 24 फिजिक्स में हुए हैं, 43 केमिस्ट्री में हुए हैं। और एक मिनट यहाँ कितना निकलता हूँ पहले, एन ऑफ मैथमेटिक्स दे दिया कितना 37, उसके बाद यहाँ पर से एन ऑफ फिजिक्स यानी पी ले लेते हैं उसको, ये हो जाएगा 24, और लास्ट अपना है केमिस्ट्री, वो हो जाएगा कितना 43। ठीक है, मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स ही चल रही है बात, बायो वायो अगर कुछ नहीं। ओके, उसके बाद यहाँ पर से कह रहा है हमारे पास कि एटमोस 19, तो ये एटमोस का मतलब समझिए आप, एक बार मैं एटमोस का मतलब समझाता हूँ आपको। देखो यहाँ पर से एटमोस का मतलब कम से कम वही है कि ज्यादा से ज्यादा 19, यानी कि 19 या 19 से क्या रहेंगे कम, यानी कहीं ना कहीं अगर आप इनइक्वालिटी फॉर्म करोगे तो सोचो एन ऑफ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स लिखा पड़ा है, तो मैथमेटिक्स इंटरसेक्शन फिजिक्स, तो इसकी वैल्यू अगर सिर्फ मैं बोलता कि 19 है तो 19 के बराबर होता है, पर वो हो रहा है एटमोस, मतलब ज्यादा से ज्यादा, मतलब कि उसकी वैल्यू जो होगी ना मैक्सिमम 19 या 19 से क्या होगी कम होगी। ठीक है, उसके बाद एटमोस 29, तो यानी एन ऑफ किसमें हो रहा है मैथमेटिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री कितना हो गया एटमोस्ट 29। उसके बाद अगला है हमारे पास कितना
एटमोस्ट 20 फिजिक्स केमिस्ट्री, यानी फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री आ गया आपका एटमोस्ट 20। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे क्या कह रहा है, देखो आगे कह रहा है व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर, बड़े से बड़ा नंबर बताओ जो ऐसे बच्चों का हो जो तीनों के तीनों पास कर गए, फिजिक्स भी हो गए, केमिस्ट्री भी, मैथ्स भी, तीनों पास कर गए। तो कहीं ना कहीं ये इनिक्वलिटी दे रखी है, तो इनिक्वलिटी का कॉन्सेप्ट बन रहा है। तो अभी मेरे पास जो चीजें पता है उसको यूज कर लेते हैं। देखो मेरे पास और क्या पता है, मैं एक काम करता हूँ यहाँ से, एक काम करते हैं पहले चीज तो, और क्या पता है मुझे, मुझे पता है कि एन ऑफ एम यूनियन फिजिक्स यूनियन केमिस्ट्री आपको दे रहा है कितना, यूनियन दे रखा है 50 स्टूडेंट, यानी कोई ना कोई पास करा है। अब आप यूनियन का फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि मेरे को कहीं ना कहीं कह रहा है ऑल थ्री, मतलब कहीं ना कहीं इंटरसेक्शन की बात चल रही है, एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी की बात पूछ रहा है वो आपसे ना। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग लगाए फॉर्मूला, अब आपको याद आ गया, ए यूनियन बी यूनियन सी लगाना पड़ेगा। तो वो क्या होता है, बिल्कुल हमें पता है कि इनको ए एन ऑफ बी एन ऑफ सी, फिर माइनस कर दो इनका इंटरसेक्शन एम इंटरसेक्शन पी, माइनस में पी इंटरसेक्शन सी, फिर माइनस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन सी, प्लस में फिर आएगा आपका तीनों का इंटरसेक्शन। ठीक है सर, ये आ गया आपका 50 के बराबर। तो अब यहाँ से आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री ये वाली वैल्यूज रख दूं, तो यहाँ पर बनेगा 37 प्लस 24 और प्लस में कितना चल रहा है आपके पास 43। ओके, उसके बाद मेरे पास इनकी वैल्यूज दे रखी है। देखो आप कुल मिला के एक चीज समझो कि लार्जेस्ट पॉसिबल का मतलब कहीं ना कहीं बड़े से बड़ा है, नहीं ये भी एटमोस्ट जैसा लग रहा है, मतलब इनइक्विटी जैसी बनेगी। तो एक काम करते हैं, अब देखो इनकी वैल्यूज तो मैं डायरेक्टली रख नहीं सकता हूँ इसमें, अभी मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ से है ना इंटरसेक्शन एम इंटरसेक्शन पी, पी इंटरसेक्शन सी, एम इंटरसेक्शन सी, इनकी वैल्यूज निकाल लेते हैं, कहीं ना कहीं इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, फिर देखते हैं क्या बनने को मिलेगा आपको। तो पहले एक चीज कर लेते हैं, इसको सोल्व कर लो। तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू निकालनी किसकी, एम इंटरसेक्शन पी, पी इंटरसेक्शन सी और एम इंटरसेक्शन सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं इसको 50 को इधर ले आता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर ये रह जाएगा, और बाकी अपने पास जो ये वैल्यूज है इनको आप उधर भेज दो, है ना, इक्वलिटी उधर जाएंगे तो सारे क्या हो जाएंगे आपके, नेगेटिव से पॉजिटिव बनेंगे। तो ये जाएगा एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी प्लस में एन ऑफ पी इंटरसेक्शन सी, और प्लस में एन ऑफ एम इंटरसेक्शन सी। तो कहीं ना कहीं मेरे पास ये वैल्यूज आ गई हैं। अब इनको सिर्फ आपको क्या करना है, उधर रखना है, तो उधर रख देते हैं, क्या दिक्कत आ रही है। देखो ये जो चीज आ रही है ना यहाँ से, अब आप इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो और थोड़ा सा सुंदर बना लेते हैं इसको। तो सिंप्लीफाई करके कितना आएगा, ये माइनस कर लो, कितना आएगा 7, 3 और 2 5, 4 9। ठीक है, और जाएगा कितना 9, 104 आ जाएगा, 104 माइनस 50, सीधा कर ही दो ना यार, लो हाथों हाथी। 104 50 में माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा कितना 54, 54 आ जाएगा ना, 104 माइनस 50 कर देंगे तो आएगा आपका कितना 54। अब अपने पास यहाँ पे चल रहा है एन ऑफ पी एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी, उसके बाद बराबर में ये चल रहे हैं आपके पास एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी प्लस में एन ऑफ पी इंटरसेक्शन सी, उसके बाद प्लस में एन ऑफ एम इंटरसेक्शन सी। अब आप इसकी वैल्यूज को उठाकर ये सारी वैल्यूज को यहाँ पे रख दो, लेकिन उसके लिए पहले आपको ऐड करना पड़ेगा, तो इनको आप ऐड कर दो। जैसे ही आप ऐड करोगे तो सारी वैल्यूज जुड़ जाएंगी, एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी प्लस में एन ऑफ एम इंटरसेक्शन सी प्लस में एन ऑफ पी इंटरसेक्शन सी जुड़ गया, और लेस देन इक्वल टू कितना जाएगा, सबको ऐड कर दो, कितना जाएगा ये जाएगा आपका 2 और 2 4 और 1 5, 50 50 और कितना जाएगा 68 आ गया। ठीक है, ओके। अब यहाँ से है ना एक काम करते हैं अपन लोग, इनकी वैल्यू जो आई है ना वो यहाँ ये रही, ये वैल्यूज को आप उठाकर यहाँ रख दो, तो ये अपने पास कहीं ना कहीं क्वेश्चन का आंसर दे के ही जाएगा, और तो कोई ऑप्शन भी नहीं है। 54 प्लस में एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी, तो मुझे यही तो निकालना है कि तीनों सब्जेक्ट वाले आ जाए। तो और ये यहाँ पर चल रहा है अपना कितना, ये आ गया 64 के बराबर। तो अब आप 54 को उधर भेजोगे तो माइनस हो जाएगा, तो एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी कितना जाएगा, लेस देन 40। तो ये आ गया, यानी कि तीनों सब्जेक्ट पास करने वाले जो है ना वो मैक्स टू मैक्स 14 है, बाकी उससे क्या है कम ही है। तो वो पूछ रहा है लार्जेस्ट पॉसिबल बताओ, यानी जो लार्जेस्ट वैल्यू कितनी होगी, तो मैक्सिमम इसकी कितनी आएगी 14। तो इसका आंसर कितना आएगा, इसमें जो लार्जेस्ट पॉसिबल लार्जेस्ट जो वैल्यू आएगी लार्जेस्ट, वो आएगी कितनी, मैक्सिमम कितनी आने वाली 14। तो ये चीज आपको समझ में आएगा, 14 इसका करेक्ट आंसर है। 14 बच्चे ऐसे हैं जो उन्होंने तीनों तीनों पास करे हैं, मैक्सिमम बाकी उससे कम ही होने वाला है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था ना। अब देखो अगला, इन अ कॉलेज ऑफ 300 स्टूडेंट, 300 बच्चों का एक कॉलेज है। ठीक है, 300 बच्चों का कॉलेज है। एवरी स्टूडेंट रीड्स 5 न्यूज़पेपर, यानी 5 न्यूज़पेपर, हर एक बच्चा 5 न्यूज़पेपर पढ़ता है। यार क्या बात है, ये कौन सा कॉलेज है भाई। तो हर एक बच्चा 5 न्यूज़पेपर पढ़ता है, तो कितने न्यूज़पेपर होंगे, अभी तो आप इतना समझ लो, इतना पढ़ा बस मैंने, तो मैं पूछूं आपसे टोटल न्यूज़पेपर कितने होंगे, आप सोचो।
टोटल न्यूज़पेपर जो है ना वो अपने पास कितने होंगे, हर एक बच्चा 300 बच्चे एक पढ़ रहे हैं, कितना 5, तो कितना आगे 1500 हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। और ये कह रहा है एवरी न्यूज़पेपर इज रीड बाय 60 स्टूडेंट। अब यहाँ पर गड़बड़। अब वो कह रहा है कि पहले तो उसने बोला कि हर एक बच्चा 5 न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, फिर वो कह रहा है कि हर एक न्यूज़पेपर जो है ना 60 स्टूडेंट द्वारा पढ़ा जाता है। गड़बड़ हो गई ना ये तो। यानी टोटल जो भी था अपने पास 1500 नहीं बन रहा अभी। फिर वो पूछ रहा है आपसे कि न्यूज़पेपर कितने हैं, क्योंकि देखो अगर हर एक बच्चा 5 पढ़ता इतना बोलता तो मैं समझ जाता कि हाँ भाई ठीक है 1500 न्यूज़पेपर है। लेकिन हुआ क्या कि कहीं ना कहीं इसमें कॉमन भी आ रहे हैं, कि वो कह रहा है ना कि 5 न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। अब हो सकता है कि वहां पर से वो न्यूज़पेपर जो है कह तो रहा है 60 स्टूडेंट से पढ़ा जा रहा है, तो 60 स्टूडेंट्स ही पढ़ रहे हैं। समझ गए। यानी कुल मिला के कहानी ऐसी है कि इसमें गड़बड़ घोटाला है। तो यानी ये कह रहा है कि भाई एवरी न्यूज़पेपर इज रीड बाय 60 स्टूडेंट्स, यानी हर एक न्यूज़पेपर 60 बच्चे द्वारा पढ़ रहा है। एक न्यूज़पेपर को 60 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्शन आ रहा है। तो अगर आपको मैं बोलूं कि ये जो चीज है ये किसके बराबर जाएगी, अब हर एक स्टूडेंट, अब न्यूज़पेपर मान लो मेरे पास एक है, तो कुल मिला के आप सोचो कि मुझे न्यूज़पेपर निकालो, तो मुझे नहीं पता 60 स्टूडेंट ने पढ़ा कितना, मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया कितने हो गए इसमें एक्स। समझ में आ गई बात। तो 60 स्टूडेंट्स है और हर एक न्यूज़पेपर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो कुल मिला के दोनों चीजें अब इक्वल हो गई है। ठीक है, क्लियर है क्या बात। भाई 5 न्यूज़पेपर, देखो दोबारा समझ लो अच्छे से ना, कंफ्यूज मत हो। 300 स्टूडेंट है, ओके, उसमें से हर एक पढ़ रहा है 5, तो इनका तो क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब मल्टीप्लाई करते अपने पास डेटा आ गया एग्जैक्ट। लेकिन हो रहा क्या है कि इसके अंदर रिपीट कर रही है वैल्यूज, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हर एक न्यूज़पेपर 7 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर से एक न्यूज़पेपर को बार बार दूसरे बच्चे पढ़े जा रहे हैं, वो कॉमन स्टूडेंट आ गए। तो इनमें से जब ये जो चीज लेने ली ना, तो इसमें एक्स्ट्रा मटेरियल आ गया। तो एक्स्ट्रा मटेरियल जो है वहां पर से हम क्या करेंगे कि 60 स्टूडेंट मतलब कहीं ना कहीं रिपीट कर रही चीजों, तो आप यहाँ पर से सोचो डायरेक्टली 300 को इंटू 5 बटे में क्या कर दो 60, तो यहाँ से अपने पास संख्या जाएगी। अब इसमें क्या हुआ कि इसमें रिपीट कर रहे थे बच्चे, न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर बार बार रिपीट कर रहे थे, तो उसको हाँ हटा दिया, क्योंकि हर एक बच्चा 60 हर एक न्यूज़पेपर 60 बच्चे द्वारा पढ़ा जा रहा है। तो आप इसको सोल्व कर लो, यहाँ से आपके पास एग्जैक्ट आ जाएगा, और कितना जाएगा 25। यानी कि हमारे पास जो कितने न्यूज़पेपर है वो है एग्जैक्टली 25, यानी 25 न्यूज़पेपर ही है जिनको क्या है कि अलग अलग बच्चे पढ़ रहे हैं और बार बार पढ़ रहे हैं, तो रिपीट हो रही हैं चीजें। ठीक है, आगे बात समझ में, ये चीज थी। अब ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन है, तो कह रहा है A1 A2 A30 आज 30 सेट है जिसके अंदर 5 एलिमेंट, ठीक है, और B1 B2 Bn तक यहाँ पर से जा रहे हैं n सेट, इसके अंदर 3 एलिमेंट है। ठीक है, ओके। उसके बाद इन्होंने बोला है कि ये चीज बराबर है, तो मैं इन दोनों को पहले तो अलग अलग लिख दूं। एक काम करते पहले अलग अलग लिखते हैं। यानी यूनियन दे रखा है, क्या दे रखा है, यूनियन। यूनियन दे रखा है 30 तक जा रहा हूँ, आई की वैल्यू 1 है, और ये हो गया आपका AI। ठीक है, और ये बराबर किसके, कहीं ना कहीं एस के। ओके, मैं अलग अलग करके चलाता हूँ ना। उसके बाद यही चीज इसके बराबर भी दे रखी है, तो यूनियन दे रखा है J से 1 तक जा रहा हूँ और N तक जाऊंगा, BJ और बराबर S। अब आप इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो क्या मतलब निकलेगा, देखो इसमें वही चीज है, बार बार यूनियन लग रहा है। तो ये कह रहा है A1 है ना, यूनियन A2 यूनियन A3, ऐसे करते 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 कहा जाऊंगा यूनियन A30 तक, और ये बराबर है आपका कोई ना कोई एस सेट के। इधर भी यही कह रहा हूँ, तो यहाँ से B1 यूनियन B2 यूनियन B3 यूनियन, ऐसे करते 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 यूनियन क्या हो जाएगा अपने पास, लास्ट है BN तक, और वो आ गया एस सेट के बराबर। और ये आपके पास कहीं ना कहीं यहाँ पर से ओके। अब इसमें एलिमेंट्स की बात ही कर रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट देखो, ईच एलिमेंट ऑफ एस क्या कह रहा है आपसे, ईच एलिमेंट ऑफ एस बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 10 ऑफ द ए। ठीक है जी। अच्छा, अगर मैं आपसे सिंपल सा पहले पूछ लूं कि ए सेट के हर एक में कितने 5 एलिमेंट आए हैं, और 30 सेट है, तो सोचो अगर यहाँ पर से A1 A2 A3 ए इनके अंदर हर एक के अंदर कितने सेट आ रहे हैं, इसमें हर एक में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, अपने पास आ रहे हैं 5 एलिमेंट। तो सोचो अगर इनके अंदर कुछ भी कॉमन इंटरसेक्शन बिल्कुल निल है, तो आप सोचो कितने एलिमेंट आ जाएंगे एस के अंदर। तो सोचो इसमें 5 5 5, तो सबको जोड़ दोगे नहीं, 30 सेट में 5 एलिमेंट, तो 30 इंटू 5 नहीं होगा। सोचो 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 सोचो, 30 इंटू 5 कर दूंगा, इतना पढ़ा बस मैंने, कि इसका मतलब एस के अंदर कहीं ना कहीं 150 एलिमेंट आ रहे होंगे। लेकिन होता क्या है, यहाँ पर से फेंक दी गई है गूगली, कि ईच एलिमेंट ऑफ एस जो है ना वो आपके पास 10 ऑफ द AI, मतलब कि ऐसे 10 सेट के अंदर आ रहा है, मतलब कि AI का मतलब जैसे A1 A2 A3, ऐसे आप एस का कोई एक एलिमेंट है ना जो वो यहाँ के 10 सेट के अंदर है, तो समझ में आ गया, वो न्यूज़पेपर वाला टाइप ही है। यानी यहाँ पर से कोई भी 10 सेट है,
उसके अंदर एस का एक एलिमेंट आ रहा है, यानी कि एस का जो एक एलिमेंट है ना वो 10 में आ रहा है, कहीं ना कहीं इंटरसेक्शन आ गया। समझ में आ गया आपको कि इसका एक एलिमेंट कहीं ना कहीं 10 में घूम रहा है और उसको आप एक बार ही लिखोगे। तो यानी कि कुल मिला के समझो कि यहाँ पर से 10 एलिमेंट, 10 जो सेट है उसमें एक एलिमेंट है एस का। तो कहीं ना कहीं रिपीट हो रही है चीजें, इंटरसेक्शन आ गया आपके पास। तो ये समझ लो कि सर यहाँ पर से ये जो 10 है ना, अब आप थोड़ा थोड़ा अब आ जाओ बात पे सीधा, कि क्लियर कर लो कि भैया इसका एक एलिमेंट 10 में आ रहा है, दूसरा एलिमेंट 10 में आएगा, तीसरा भी 10 में आएगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर से वो एक एलिमेंट 10 बार आ रहा है, 10 बार आ रहा है। तो आप ये समझो कि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा है वो 10 बार आ रहा है। ये जो एलिमेंट 150 इसके अंदर आते हैं ना, वो 150 नहीं आएंगे, 150 नहीं आएंगे, क्योंकि इसका एक एलिमेंट 10 बार आ रहा है। तो एक काम करो, आप जो चीज एक्स्ट्रा रिपीट हो रही है तो उसको आप इसको किससे डिवाइड कर दो, 10 से। ये आपके आ गए हैं अंदर एलिमेंट एन ऑफ एस, जो कितना बन गया आपका, यहाँ से बन गया 15। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। वही चीज है न्यूज़पेपर वाला, कि कितना रिपीट कर रहा है उससे डिवाइड कर दो। ठीक है, अब ये चीज यहाँ पर भी लागू करेगी, क्योंकि मुझे वो पूछ रहा है एन की वैल्यू बताओ, है ना, ये पूछ रहा है एन की वैल्यू बताओ। तो आप यहाँ से समझो कि इसके अंदर क्या कंडीशन दे रखी है कि यहाँ पर से B1 में 3 एलिमेंट है, सोचो हर एक में 3 3 3 आ रहे हैं, तो यहाँ पर एन आ रहे हैं। तो कुछ सोचो कि अगर मैं सिंपली बोलूँ आपसे कि भैया डायरेक्टली अभी आप यहाँ से सोचो कि इनके अंदर कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो यूनियन के अंदर जो आएंगे ना सबका यूनियन कर दूंगा, तो सीधा सीधा 3 एलिमेंट हर में, और कितने आ रहे हैं टोटल, एन सेट है। तो इतना हो जाएगा आपके पास एन ऑफ एस। ठीक है, अब दिक्कत ये है कि यहाँ पर से रिपीट भी कर रहे हैं क्या, बिल्कुल कर रहे हैं। देखो एग्जैक्टली 9 ऑफ द बी आई, यानी कि आपका जो एस है उसका एक एलिमेंट इस बार नो सेट में आ रहा है। तो इसका मतलब इसका एक जो एलिमेंट है वो नो टाइम, 9 बार आ गया। तो आप थोड़ी इसको 9 बार लिखोगे इसके अंदर, वो तो एक बार ही काउंट होगा। तो यानी कहीं ना कहीं रिडंडेंसी कितनी, रिपीट कितनी बार कर रहे हैं, 9 बार, तो उसको 9 से डिवाइड कर दो। अब आपके पास यहाँ पर से कुल मिला के क्या आ गया, काट दो तो ये आ गया 3, तो n/3 बराबर आ गया एन ऑफ एस। अब आप ये चीज समझ लो सर कि यहाँ से दोनों के दोनों नंबर एलिमेंट इन ऐसे तो है, तो इनको आप बराबर कर दो। जैसे आप इन दोनों को बराबर करोगे तो आपके पास n/3, n/3 बराबर हो जाएगा कितना, 15। तो ऐसे एंगल कितनी जाएगी, 15 3 जा 45। तो इसका आंसर क्या आएगा, सी इसका आंसर। बढ़िया क्वेश्चन था ना, भी एग्जाम का क्वेश्चन है, कोई भी बाहर का नहीं है, एनसीईआरटी एग्जाम का। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास ए बराबर में है ना, ए बराबर कोई अपने पास सेट है एक्स कॉमन वाई, और ये आपको पता है सर्कल की इक्वेशन है, नहीं पता तो पता चल जाएगी 11th क्लास में। और वो भी उसका ओरिजिन है 0,0। इधर भी कोई सर्कल वगैरह की इक्वेशन है नहीं है, वो देखते हैं। ठीक है, ओके, वैसे सर्कल की इक्वेशन नहीं है ये। ठीक है, ये बनेगी आपकी इलिप्स की। ठीक है, तो अब आपसे पूछा है इंडक्शन बी बताओ क्या होगा। तो देखो आपको कोई बात नहीं, इक्वेशन इक्वेशन छोड़ो, आप तो इधर आ जाओ कि अपने पास जो ए सेट है वो आपका इस प्रकार है कि एक्स कोमा वाई, यहाँ पर से x² + y² बराबर 25, और बी अपना सेट है एक्स कोमा वाई सच दैट x² प्लस में 9y² बराबर में 144 है। ठीक है, इतना मैंने लिख दिया। तो इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट पूछ रहा है इंटरसेक्शन बी में, तो ऐसे एलिमेंट बताओ। यानी अब देखो आपके पास दो इक्वेशन है, खुद सोचो। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि एक्स और वाई की वो वैल्यू जो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी, दोनों को एक साथ सेटिस्फाई करे, तभी तो बात होगी इंटरसेक्शन की। तो आपको कहीं ना कहीं इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा इन दोनों के अंदर ऐसे एलिमेंट बताओ एक्स वाई की जो दोनों को सेटिस्फाई करे। तो इनको सिंप्लीफाई करने के लिए आप एक काम करो, यहाँ से ये जो आपकी इक्वेशन है ना, इसमें से आप y² की वैल्यू इसमें रख दो, सीधी सी बात है। तो जैसे ही y² की वैल्यू इसमें रखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर, एक मिनट, y² की वैल्यू करनी है x² की, चलो x² की रख लो। तो एक काम करो, किसी की भी रख दो भाई, किसी की भी रख दो, बात एक ही है। यहाँ से आप x² की वैल्यू निकालोगे तो क्या बनेगा, x² बनेगा आपका 25 माइनस में y², हो गया। अब आप इसकी वैल्यू को आप यहाँ पे रख दो, तो आपके पास अल्टीमेटली क्या बनेगा, x² की वैल्यू 25 माइनस में y² प्लस में 9y² बराबर में 144। ठीक है, अब यहाँ से आप सिंप्लीफाई करोगे तो बनेगा, ये आ गया 8y², और उधर जाकर जाएगा 144 माइनस में 25। ठीक है, अब 8y² बराबर में कितना जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना जाएगा भैया, मैथ्स कर लो इसको, कितना जाएगा, 14 में से 14 में से 5 गया कितना होता है, 9। उसके बाद आएगा 1, तो ये बन गया आपका 119। तो y² की वैल्यू आ गई है अपने पास 119/8। अब आप इसका रूट ले लो, तो यानी रूट लेंगे तो इसमें कहीं ना कहीं दो आंसर आएंगे, ये 119/8। ठीक है, मुझे वैल्यूज नहीं निकालनी, मुझे सिर्फ ऑब्जर्व करना है। तो कितने आंसर आ गए इसके, y की वैल्यू 2 आ गए। अब आप सोचो y की वैल्यू 2 आई है, तो ऑब्वियस ही बात है x की भी कहीं ना कहीं 2 आने वाली है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि भैया x की y की वैल्यू देखो, y मैं निकालूंगा नहीं, y अगर आपके पास पॉजिटिव है, ठीक है, तो अपने पास आप y² की वैल्यू रखो डायरेक्टली। तो y की वैल्यू जैसे पॉजिटिव रखोगे तो खुद सोचो y की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ रखोगे, इसमें रखोगे, सिर्फ ऑब्जर्व करो।
यानी कहीं ना कहीं हम निकालेंगे तो इसमें भी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी, तो एक्स की वैल्यू भी 2 आने वाली है। ठीक है, देखो ध्यान से रख दे। तो यानी यहाँ पर से एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 25 माइनस में 119 अपॉन में, सीधा मैंने वाई की वैल्यू रख के स्क्वायर भी कर दिया। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कहीं ना कहीं आंसर एक्स की वैल्यू भी 2 आएगी, एक प्लस की आएगी और एक माइनस की, जो भी आएगा ना। ठीक है, क्लियर। तो ऐसे कर करके कितने पेयर बनेंगे, तो आपको पेयरिंग करनी है। तो देखो अब आपको आज सोचो, एक बार वाई पॉजिटिव तो एक बार एक्स नेगेटिव, एक बार वाई पॉजिटिव एक बार एक्स पॉजिटिव, एक बार वाई नेगेटिव एक्स पॉजिटिव, एक बार वाई पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव। तो ऐसे कर करके सोचो कितने पेयर बनेंगे। तो देखो मैं बनाऊं पेयर कि एक बार मान लो आपने एक्स की वैल्यू पॉजिटिव ले ली तो वाई इसके साथ क्या आएगा, नेगेटिव। एक बार एक्स पॉजिटिव ले लिया, वाई क्या आएगा उसके बाद पॉजिटिव। उसके बाद सोचो एक्स नेगेटिव लिया तो वाई क्या आएगा, पॉजिटिव। और अगर मैं बोलूँ आपसे एक्स नेगेटिव है तो वाई फिर से आप क्या ले सकते हो, नेगेटिव। तो ये 4 केस मिल सकते हैं। इसका मतलब 1 2 3 4 कितने पॉइंट्स आ गए कॉमन अपने पास, 4 पॉइंट्स कॉमन आ गए। आई होप आपको समझ में आ गया हो। इसमें आंसर निकालना मैटर नहीं करता, क्योंकि वो पूछ नहीं रहा कौन से पॉइंट्स कॉमन आ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं सिर्फ कितने पॉइंट्स कॉमन आ रहे हैं। तो अपने पास 4 पॉइंट्स बनेंगे इन वैल्यूज का यूज करके। ठीक है, आई होप समझ में आ गया हो आपको। हाँ ठीक है, तो अब हम इसको यहीं खत्म करते हैं लेक्चर को, काफी लंबा हो गया है थोड़ा सा। तो हर चीज को समझ लेना ध्यान से, ये अपना इम्पोर्टेंट थे, सारी चीजें जो भी थी हमने समझ ली हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टाटा बाय बाय।